टॉपिक का नाम है ठीक। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है आप सभी के लिए मौका है कि आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लाइक जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये कुछ बड़े सिस्टम्स हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हो, तो उसमें कई सारे सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। क्लासिकल डांसर्स की जो एक वीडियो है वो ऑफ कोर्स बची हुई है, मुझे पता है, बट उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि कुछ लिंक वगैरह हो, वो आप जानते हो। 3 आपने देखे हुए हैं, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। भरतनाट्यम हमने कर लिया था, कथक कर लिया था और कुचिपुड़ी कर लिया था, राइट। बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो आपको जैसे पीपीटी रेडी होगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो शुरू करें डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग को पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, तो बताइए क्या समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्या है ये, किस बला का नाम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन क्रिया। गंदी बात, मैंने हिंदी थोड़ी पूछी है। पहली बात तो ये तंत्र है। मुझे ये बताइए एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? नहीं बता, कौन बताएगा? चलो आज कैमरे ऑन कर लो सारे, है ना। वैसे तो कभी कहता नहीं हूँ, आज कह रहा हूँ, कर लो। देखते हैं मेरी एक आवाज में कितने लोग मानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है मेरी, आज जरा दिख जाएगा। चलो मंजू जी ने तो कर लिया सबसे पहले, एकता जी ने भी कर लिया, 2 लोग, कोमल जी ने भी पहले से करा हुआ था, 3 लोग, किरण जी 4। रिस्पेक्ट की बात है भाई, सोच लो। ये क्या नाम है इनका, प्रेमलता जी ने भी कर लिया है, हिमांशु भाई ने भी कर लिया है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है हिमांशु है। सर आप क्यों नहीं करते फिर? अरे मैं कर दूंगा, अगर सबने कर दिया तो पक्का मैं कर दूंगा। पूजा जी ने भी कर लिया। चलो तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी जरूरी है, राइट। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी हैं, उसकी बॉडी की ग्रोथ होनी जरूरी है। तो उस बॉडी की अगर ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिशंस चाहिए। आप जानते हो उस चीज को, हमने न्यूट्रिशंस के बारे में बात भी करी है पहले। और जब आपको ये न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी को जब ये मिलेंगे, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन का मतलब जब आपके मिनरल्स जो होते हैं, या ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें जब आपके ब्लड के अंदर जाती हैं तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करता है, तो एसिमिलेशन के थ्रू ये सारी की सारी चीजें आपके ब्लड में आती हैं और फिर ब्लड उसको लेके हर एक ऑर्गन तक जाता है। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसिमिलेशन बेसिकली है क्या। 5 तरह की चीजें होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर बॉडी की ग्रोथ करानी है तो यार न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कैसे? जब आप खाना खाएंगे। तो खाना अगर खाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन खाना खाने के बाद और न्यूट्रिएंट्स मिलने के पहले भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फिनोमिना हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वही चीज समझनी है कि वो कौन कौन से फिनोमिना है जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और उस फिनोमिना को ही आप एक तरह से पूरा अगर कलेक्टिव फॉर्म में बात करो तो उसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बंद कर लीजिए प्लीज, किसी को अगर कैमरा ऑफ करना कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जब बाकी लोग नहीं हैं तो बोल रहे हैं तो फिर आप भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार, इट्स ओके जी। तो यही वाली बात चल रही थी कि मतलब खाना हमने खाया, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एनर्जी हमें मिली, तो उन दोनों चीजों के बीच में कई सारे आपके ऑर्गन्स हैं, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं। और उसके बाद फाइनली
आपको एनर्जी मिल जाती है आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स को और आप प्रॉपर आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो तो हुआ क्या एक्चुअली कि जो भी आपने खाया, आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स में आप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए। और मैंने आपको बताया है कि हमारे में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बताया ना मैंने आपको, न्यूट्रिएंट्स दो तरह के, कौन कौन से? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सिर्फ तीन तरह के होते हैं, यू नो दिस। एक होता है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं प्रोटीन्स और तीसरे होते हैं आपके विटामिन्स, सॉरी विटामिन्स कह रहा हूँ, फैट्स। ठीक है, फैट है ये, विटामिन्स नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और फैट हो गए, ये तीन ऐसे होते हैं जो कि आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी की, जैसे विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, वो आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि वो आपको कम चाहिए। अब आप ये समझो कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका डाइजेशन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कभी भी हमारी बॉडी में मिनरल्स या फिर विटामिन्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, बिकॉज ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इनको एक्सेप्ट करती हैं, वो क्या, खत्म का, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन बहुत जरूरी होता है, राइट। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन जरूरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो एंजाइम्स को, सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो फैट्स का डाइजेशन करेगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आप ये सारी की सारी चीजें खाते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप इनके लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं। और लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब इस पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद ही आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी ले पाती है, और उसके बाद फिर एनएस के थ्रू ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो निकल जाता है। तो ये पूरी चीज हुई। तो डाइजेशन में एक्चुअली में हुआ क्या कि जो बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स थे या बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस थे, उनको आपने क्या करा, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड था उसको आपने क्या करा, उसको आपने सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया, राइट। और सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के बाद जो दो प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में ये एनर्जी जो होती है वो मिल जाती है, राइट। दोनों प्रोसेस क्या होते हैं कभी फिर बात करेंगे आगे चल के। एक में एनर्जी मिलती है, एक में नहीं मिलती है, सारी चीजें बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने क्या पढ़ा कि द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड is converted into simpler substances. समझ में आ रहा है? The process in which the complex food is converted into simpler substances with the help of catabolism and anabolism is known as digestive phenomena या फिर is known as digestive system. सर हिंदी में भी रिपीट कर दो। जी लिखिए। बाप रे, हिंदी में लार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? बड़े अणुओं को जटिल भोजन, मतलब भोजन के जो बड़े जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोजन, भोज्य पदार्थ, यस यस यस, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट को क्या बोलेंगे, तोड़ने की प्रोसेस, लाइक है ना, कन्वर्ट करने की जो बदलने की तो कन्वर्ट भी हो जाएगा। यस यस यार, अगर आपको पता तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, है ना, वो मत करो प्लीज। और दूसरी बात, बायो में लगभग टर्म्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ने होंगे, प्लीज ये ध्यान रखें आप इस चीज का, ठीक है। और वैसे भी nobody is going to ask you what exactly the definition of digestive system, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डाइजेशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये आपको समझ में आना चाहिए। दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। वो कभी बाद में पढ़ेंगे पूरा कि क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने से पहले पढ़ाऊंगा। चलिए, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको पढ़ने के लिए आपको समझना चाहिए कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट बोले गए हैं। पहला होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। हिंदी में इसे बोलते हैं, हिंदी चाहिए होगी अब आपको, है ना, कुछ यार कोई है जो मेरी हेल्प करे। एलिमेंट्री कनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आहारनाल, 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 हाँ यस आई गेस आहारनाल बोलते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल को शायद आहार नाली बोलते हैं, तो लिख लो हिंदी वाले भैया, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो होंगी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। पाचन ग्रंथियां। जी जी जी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां। यार मुझे मतलब प्लीज, अब हिंदी बहुत टिपिकल है। हाँ जी, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं एक बार समझिएगा। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जो है लगभग 30 से 33 फीट की होती है, या फिर कह लीजिए 9 मीटर की होती है पूरी। और उस पूरी 9 मीटर के अंदर आपको 6 डिफरेंट आप कह लीजिए पार्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, इसके अलावा नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है और नंबर 6 है। ये 6 चीजें आपको पढ़नी होंगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि क्या है। देखिए सबसे पहले बताइए एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होगी। एलिमेंट्री कैनाल आपके मुंह से शुरू हो जाती है, आपके माउथ से शुरू हो जाती है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या मिलेगा आपको, माउथ, ठीक है। और माउथ को ही दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हो आप, माउथ कह लीजिए, या फिर आप इसे बोल सकते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, राइट। बक्कल कैविटी कह लेते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ओरल कैविटी, दोनों एक ओरल ही, कैविटी। राइट। बकल कैविटी, ओरल कैविटी दोनों एक ही टर्म्स हैं। माउथ कैविटी कह लीजिए, बकल कैविटी कह लीजिए, नॉर्मल माउथ कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, राइट। तो बकल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, ये पूरा पहला होता है, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल आपके मुंह से शुरू हो रहा है, राइट। इसके बाद जब आप दूसरे नंबर पे आते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा बताइए। तो ये मान के चलिए आज की क्लास के बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिए, चीजों को एक थीम के वे में लेके चलना पड़ता है। हाँ जी, बताइए दूसरे पार्ट पे क्या आएगा। बकल कैविटी के बाद आपका खाना मुंह में आ गया, अब मुंह से आपका खाना कहाँ पर जाएगा, बोलिए ब्रसनाल। कहाँ पे। सर हिंदी में बोला। ऑसोफेगस। आइसोफेगस। नाम होता है ऑसोफेगस। ओएसो नहीं, ईसोफेगस। इट्स, वो जो होता है इसोफेगस। वो साइलेंट होता है, ठीक है, इट्स ईसोफेगस, ठीक है। तो अगला जो होता है उसे बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक। या फिर आप इसे दूसरे वर्ड्स में क्या जानते हो, फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस कह लीजिए या फिर फूड पाइप कह लीजिए, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग, अरे बाप रे, ग्रासनाल। हैं, आहार नली, पक्का, ग्रास नली। ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली का। देखो तुम लोग को यार वो तो लिखवाया गया होगा ना, नोट्स तो हिंदी में आप लोग के बने होंगे, है ना। आप लोग वहां से हिंदी देख लेना प्लीज, नहीं याद है मुझे, क्या करूं। चलो, ईसोफेगस हो गया जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, जहां से आपका खाना जो है वो नीचे आएगा। अब जब आपको ईसोफेगस मिल गया, ईसोफेगस के बाद जब आप और आगे जाओगे तो अब आपको क्या मिलेगा, सर गलती का। अब आपको मिलेंगे आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक यानी कि आपका पेट, पेट को बोलते हैं उदर या फिर पेट को बोलते हैं अमाशय, ठीक है, दोनों का नाम होते हैं इसके। अमाशय लिखिएगा, अमाशय, अग्नाशय नहीं है, अग्नाशय इज डिफरेंट, वो पेनक्रियाज होता है, वो एक ग्लैंड होती है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है वो वहां पे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपका खाना जो है वो आपके स्टमक में आ जाता है, राइट। स्टमक में आएगा, फिर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो भी खाना आप खाते हो उसका डाइजेशन जो होता है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका जो सलाइवा होता है, आपका जो ये लार होता है, लार से ही आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। स्टार्च, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके मुंह में खाना जैसे ही आप डालते हो, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाएगा, राइट। उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे जाता है। ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई भी पाचन नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे, बिकॉज ईसोफेगस सिर्फ एक पाइप है। पाइप का काम क्या है कि आपके मुंह का जो खाना है वो इस पाइप के थ्रू आपके पेट तक लेकर आना है, और उसके बाद फिर फर्दर जो डाइजेशन है वो आपके स्टमक होगा। स्टमक यानी कि जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, और यहीं पे आपका फिर फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। चौथे ऑर्गन की अगर हम बात करें तो स्टमक के बाद आपका खाना कहाँ जाएगा, लीवर। लीवर, सर ड्यूडोनम इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ोगे तो वहां पे सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ड्यूडेनम है, जुजनम है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं वहां पे आपको, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी खाना आपका पचता है, राइट, वहां पर भी डाइजेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जी, लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में इनको क्या क्या बोलेंगे,
छोटी आंत बड़ी आंत, यस, छोटी आंत बोलते हैं और बड़ी आंत बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम 6 नंबर की बात करें तो फाइनली एनस, ठीक है, एनस के थ्रू ये आपका बाहर खाना पूरा, राइट, एनस, ये आप समझ गए पूरे। तो ये टोटल 6 पार्ट होते हैं, या 6 कह लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जिनसे मिलके एलिमेंट्री कैनाल पूरी बनती है। अभी मैं जब आपको सेपरेट सेपरेट पार्ट पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज को हम करेंगे, यानी कि 6 के 6 पार्ट हम देखेंगे पूरे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बस छोटी सी बात अभी जान लीजिए कि कितनी लंबी होती है, तो आप इसको बोलोगे कि लगभग लगभग 9 मीटर होती है, या फिर आप इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं लगभग लगभग 30 से 33 फीट की होती है। अगर कोई आपसे फीट में क्वेश्चन पूछे तो 30 से 33 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है, याद रहेगा, बोलो 30 से 33 फीट, राइट, और 9 मीटर कह लीजिए लेंथ। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें? मंजू जी सब ठीक है? आज आप थोड़े क्या हो गया, सब क्लियर? थोड़ा परेशान परेशान से नहीं सर, आप इतने अच्छे हो तो खुश रहा करो, है ना, खुश रहोगे तो आप और अच्छे दिखोगे, फिर हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए। चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। देखो जो पार्ट है, ठीक है, बॉडी के हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी आप एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ रहे हो, तो हर एक पार्ट के रिस्पेक्ट में एक आपको ग्लैंड मिलती है, राइट। जैसे माउथ की बात करें तो मुंह में कौन सी कोई ग्लैंड होती है मुंह में, बताइए? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि आपको मिलेंगी आपके मुंह में, याद रखिए। लार ग्रंथियां हिंदी में बोलेंगे, लार ग्रंथियां, ग्लैंड्स को ग्रंथि कहते हैं। तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं ये आपको मिलेंगे, यानी कि आपके माउथ के रिस्पेक्ट में जो ग्लैंड काम कर रही है वो होगी सलाइवरी ग्लैंड। सिंपल सी बात है कि अगर कभी किसी पार्ट में डाइजेशन होना है तो उस पार्ट में डाइजेशन होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलनी जरूरी है जो कि क्या करा रही होगी, जो कि डाइजेशन को करा रही होगी। अब आप समझिए, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, यानी कि डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए, कौन डाइजेशन कराते हैं, पाचन कौन कराता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स कराते हैं। तो अगर एंजाइम्स कराते हैं तो एंजाइम्स जो हैं वो कोई ना कोई तो सिक्रीट करेगा ना। तो अगर एंजाइम्स डाइजेशन कराते हैं तो ऑफ कोर्स एंजाइम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकलेंगे। अब आप ऐसे समझो, मैंने आपको अभी बताया कि आपके माउथ से ही खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अगर डाइजेशन शुरू हो जाता है तो हमारे माउथ में कोई ना कोई तो एंजाइम होगा ना जो इस डाइजेशन को कर रहा है। और अगर एंजाइम हमारे माउथ में है तो कोई ना कोई ग्लैंड होगी जिसने उस एंजाइम को निकाला होगा, और वो एंजाइम हमारे माउथ में है और वो डाइजेशन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि माउथ के जस्ट पैरेलल में आपने क्या देख रहे हो आप, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं सब बाद में बात करेंगे धीरे धीरे, राइट। बट अभी आपको समझ में आया ना कि ग्लैंड का काम, हम ग्लैंड्स को क्यों पढ़ रहे हैं? ग्लैंड्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि डाइजेशन कराने के लिए जो एंजाइम्स की नीड है वो ग्लैंड सिक्रीट करने वाले हैं, ओके। और ग्लैंड्स भी मैंने आपको बताया था 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक जो ग्लैंड्स होती हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरी जो होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये 2 ग्लैंड्स होती हैं। तो हमारे डाइजेशन में कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एंडोक्राइन। हाँ जी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन साइड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। अब आप समझो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में हार्मोन्स को ही रिलीज करेगी, ठीक है। हार्मोन्स को रिलीज करने का काम सिर्फ एंडो का होता है। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए हमें हार्मोन्स नहीं चाहिए, हमें एंजाइम्स चाहिए या फिर हमें जूसेस चाहिए, राइट। तो वो कौन सिक्रीट करेगा? वो सिक्रीट करेंगे जूसेस या फिर एंजाइम्स, एक्सोक्राइन। तो हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमें नीड है। और जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप पढ़ोगे ये सारी की सारी नेचर में कैसी होंगी, एक्सोक्राइन होंगी। गेटिंग? बताइए। हाँ जी राइट। तो एक बात तो आपको यहाँ से समझ में आ गई कि जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होना है वो एंजाइम्स के थ्रू होना है। और जो एंजाइम्स इस डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं
वो सारे के सारे एंजाइम्स निकालेगा कौन? ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसको बोलते हैं हिंदी में बहिश्रावी ग्रंथियां, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो ना, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, तो बहिश्रावी ग्रंथियां, ओके। और एंडो को कहते हैं अंतःश्रावी ग्रंथियां। और हार्मोन्स इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर निकलते हैं हमेशा, कभी भी आपकी बॉडी के बाहर कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता, राइट। और मैंने आपको समझाया है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं, एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर भी निकल सकते हैं, राइट। वैसे जूसेस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जैसे आप रोते हो तो आपके जो आंसू हैं, टीयर्स, टीयर्स आर व्हाट? जूसेस, एंजाइम्स या हार्मोन्स? आंसू क्या है आपके? Juices. आंसू आपके जूसेस हैं। आपको पसीना आता है, आपको स्वेटिंग होती है, तो जो स्वेटिंग के थ्रू जो पसीना निकल रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर जूसेस, ठीक है, वो भी जूसेस है। स्वेट जो होता है आपका, वो भी जूसेस की कैटेगरी में आता है, ओके। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि जब फीमेल्स जो होती हैं वो अपने बेबीज को जब मिल्क फीडिंग कराती हैं, तो जो मिल्क निकल रहा है वो भी एक ग्लैंड के थ्रू निकल रहा है, राइट। तो वो भी आप चीज ध्यान रखो। तो हो क्या रहा है कि ग्लैंड्स जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। माउथ के रिस्पेक्ट में कौन सी मिली आपको? सलाइवरी। अब ईसोफेगस में डाइजेशन हो रहा था क्या? No, sir. नहीं सर। नहीं हो रहा था। तो ईसोफेगस में जब डाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या किसी ग्लैंड की नीड है हमें? नहीं। नहीं है। No, sir. तो इसलिए ईसोफेगस के लिए कोई भी ग्लैंड नहीं है। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में डाइजेशन हो रहा था? हो रहा था। Yes, sir. और अगर स्टमक में डाइजेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स ग्लैंड्स चाहिए। तो स्टमक में जो रिस्पॉन्सिबल है ना ग्लैंड्स, उनका नाम देखिए क्या है, क्या बोलेंगे उन्हें, बताइए। हाँ, सर नहीं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी आपके स्टमक में डाइजेशन को कराने के लिए, राइट। क्लियर हुआ? बोलो। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत तरह की होती हैं, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे अंदर। तो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल्स होती हैं वहां पर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगी, और वो पूरा का पूरा अपना आराम से रिलीज करेंगे। पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक एक ऑर्गन को अलग से पढ़ेंगे, पूरा स्टमक, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत होगी, लार्ज की एच नहीं है ना, लार्ज जल्दी आ, इंटेस्टाइन में एच नहीं है, इसको देख लेना। जल्दी जल्दी, आगे बढ़। कैमरा निकाल जल्दी। अरे अनबॉक्सिंग कर जल्दी जल्दी। अरे वीडियो बना देना, मैं फोन से कर रहा हूँ। बड़ा गंदा बच्चा है ये नितेश, सुनता नहीं है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होता है? आगे बढ़ रहे हैं। सर। होता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, और उसके लिए फिर कौन सी ग्लैंड चाहिए हमें, बताइए, जो सपोर्ट करे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। नाम क्या है उन ग्लैंड्स का? किरण जी, नहीं पता? लिवर, और लिवर के साथ साथ पेनक्रियास। तो दो ग्लैंड्स आपको यहाँ पढ़नी है। एक है लिवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। और लिवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसको आप ध्यान रखें, बिकॉज एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी। और पेनक्रियास जो होती है ये एक आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसको हिंदी में हम अग्न्याशय, सॉरी अग्न्याशय होता है, यस अग्न्याशय कहते हैं, है ना पेनक्रियास को। और लिवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, राइट। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें किसी भी तरह के यहाँ पर ग्लैंड की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट था वो ऑफ कोर्स एनस था। तो एनस में भी किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, वो तो जस्ट एक एग्जिट पॉइंट है कि आपकी बॉडी से जो खाना है वो बाहर निकल जाए। तो जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं तो एनस के थ्रू चीजें निकल जाती हैं, तो यहाँ पर भी हमें कोई भी ग्लैंड की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि 6 ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट करेंगे, और उन 6 में से बेसिकली जो डाइजेशन है वो सिर्फ कहाँ कहाँ पर होगा? एक आपके माउथ में, एक आपके स्टमक में, एक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग ना के बराबर डाइजेशन होता है, लगभग ना के बराबर, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना निकलता है ना, वो जो होता है वो ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है। गेटिंग? बताइए। हाँ जी सर। आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे, बिकॉज चीजें ऐसे ही चलेंगी आराम आराम से। बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे ख्याल 1.5 घंटे की 3 क्लासेस भी चली जाए तो शायद तब भी कंप्लीट ना हो। बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िया।
तो अब जब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जब भी डाइजेशन होता है, ठीक है, बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं पूरे, तो डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली जो पूरे के पूरे प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है, ठीक है ना, यानी कि प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगली हेडिंग होगी आपकी, थोड़ा सा यार ये पेन सही से नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों छोड़ छोड़ के चल रहा है। प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसमें टोटल 5 तरह के आपको प्रोसेस पढ़ने होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं आपके सामने। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इंजेशन, INGESTION, दिस इज इंजेशन, राइट। अब इंजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने का मतलब हुआ अंतः ग्रहण करना, मतलब आप ग्रहण कर रहे हो खाने को, और क्योंकि अंदर ग्रहण करो तो इसलिए हिंदी में से बोलेंगे अंतः ग्रहण करना। प्लीज हिंदी लिखते हुए चलिएगा, मेरे पास हिंदी वाला काम नहीं है कि हिंदी भी लिख पाऊं, तो वो मुझे आता भी नहीं और शायद लिख भी नहीं पाऊंगा। इंजेशन को हिंदी में कहते हैं क्या? अंतः ग्रहण, राइट। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा बेसिकली डाइजेशन। अब आप देखो, जैसे ही आपने खाना खाया तो खाना खाते ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आपको बताया मैंने कि आपके सलाइवा से ही, आपके लार से ही शुरू हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, राइट। जो भी आपने स्टार्च वगैरह खाया है वो ऑफ कोर्स माल्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इस तरह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने लगेगी, और इस तरह से बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाके डाइजेस्ट हो रहे होंगे। तो इंजेशन हो गया। इंजेशन के बाद दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है डाइजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जब आप थर्ड नंबर पे आते हो, डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पाचन। अब जब आपका खाना पूरा पच गया तो पचने के बाद ऑफ कोर्स उसका अवशोषण होना जरूरी है ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, राइट। तो अब एब्जॉर्प्शन होगा खाने के आपका, और एब्जॉर्प्शन जब हो गया, जब आपने अवशोषण कर लिया उस खाने का। अच्छा, अवशोषण करने का मतलब क्या होता है? चलो अभी आते हैं सर इसमें आते भी जस्ट। एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन का प्रोसेस, राइट। एसिमिलेशन का प्रोसेस हिंदी में कहते हैं श्वांगीकरण, या स से लिखिएगा, स्वांगीकरण कह लीजिए या श्वांगीकरण कह लीजिए, एक ही बात है। स से शुरू करेंगे, आधा स है, स्वांगीकरण, राइट। ये होता है एसिमिलेशन का प्रोसेस। और लास्ट होता है फाइनली एक्सक्रीशन। एक तरह से एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में, जो एनस जिसमें बेसिकली एक बहुत बड़ा प्ले करेगा रोल, उसे हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो अगला होगा एजेशन। एजेशन का ही दूसरा नाम होता है एक्सक्रीशन, लेकिन आप उसको पूरा एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते हो, बिकॉज एक्सक्रीशन जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको वहां पे किडनी और वो सब यूरेटर, यूरेथ्रा, है ना, वो सारी की सारी चीजें वहां पर आपको पढ़नी होती हैं। वो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, वहां पर देखेंगे। अभी के लिए आप बस यही समझेंगे कि यहाँ पर आपको एजेशन याद रखना है। हालांकि एजेशन का मतलब और कुछ नहीं है, एक्सक्रीशन ही है, राइट। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? निष्कासन। तो एजेशन को हिंदी में बोलते हैं निष्कासन करना, ओके। तो आपके सामने 5 प्रोसेस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा का पूरा इन 5 चीजों से मिलकर बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डजंट मीन डाइजेशन ओनली, नो, डाइजेस्टिव सिस्टम मींस these 5 combined, okay, all these 5 processes collectively known as digestive system, right। तो इंजेशन को क्या बोल रहे थे? अंतःग्रहण। अब आप बताइए अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? सर इंजेक्शन मतलब जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, वो इंजेक्शन। इंजेक्ट मत बोलिए, इंजेक्ट हमेशा हाँ, पेट मैंने के अंदर होती हुई चीज है इंजेक्ट। ना, हाँ, जो भी खाना खाते हैं ना। जी आगे, डाइजेशन का क्या मतलब हो गया? डाइजेशन में जो हम खा रहे हैं, हम उसको माउथ में उसका आधा हम डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब स्लाइवा जो होता है माइलेस, उसमें एंजाइम होता है और वो फूड के मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन कर, नहीं, हाँ, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है शायद। और कोई बताना चाहेगा डाइजेशन को? और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है सर, वो फिर स्टमक में जाके होते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मैम प्रोसेस हाँ, तो वही और है ना, फिर वो ब्रेक एक डाउन कंप्लीट होना ही तो डाइजेशन है। सिर्फ ये कहना कि काइम बनाते हैं, काइम बनाते हैं, मतलब उसको काइम सेमी से लिक्विड पहले, कर देते हैं। काइम से पहले बोलस बनेगा,
Yes, हाँ, sir. बोलस माउथ में बन जाए। बोलस के बाद फिर काइम, यानी कि बोलस का बनना, काइम का बनना, ये सारी की सारी चीजें आपके डाइजेशन में। इन शॉर्ट डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने इनटेक करे थे, जो भी इंजेशन के दौरान आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये जो भी आपके बॉडी के अंदर आए थे, इन सभी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का, इन सभी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होके एनर्जी बॉडी को मिलना, दिस पर्टिकुलर ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। यहाँ पे ये बिल्कुल आपको नहीं कहना कि स्टमक में जाके ये हो रहा है या माउथ में इतना डाइजेशन हो रहा है, कुछ नहीं। डाइजेशन में आप कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होके एनर्जी आपकी बॉडी को देना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर? हाँ जी। एब्जॉर्प्शन के बारे में बताइए, अवशोषण क्या होता है? जी, कौन बताएगा? सर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में मिक्स होने की प्रोसेस है। और कोई? सर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके माइक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ठीक है। काम इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाय बोलते हैं जिन्हें। उनका काम होता है कि वो उसको सक करके रिलीज कर देते हैं ब्लड, और फिर ब्लड, हमें पता है सब कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका काम होता है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक डिलीवर करना। देखिए, हमारी बॉडी में अगर बॉडी को प्रॉपर वर्क कराना है तो ऑफकोर्स उसके लिए एनर्जी चाहिए, और हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मतलब और कुछ नहीं है, वही 5-6 जो आप न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आए हो, बस वही एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। और क्या है एनर्जी? और तो कुछ भी नहीं है। वही जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, वही उसकी बॉडी के लिए एनर्जी है एक तरह से। तो जब हमारे डाइजेशन के दौरान मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कन्वर्ट हो गए, तो वो कन्वर्ट होके रखे हुए हैं कहीं पे, राइट? अब जब रखे हुए हैं तो हमारी बॉडी कहेगी ना कि यार इनको लाओ, जिस काम के लिए हमने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद जो हमने कन्वर्ट कर लिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करानी पड़ेगी। और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हेल्प कर रही होती हैं आपकी, ठीक है? अब एब्जॉर्प्शन वैसे तो देखा जाए तो एसिमिलेशन का जो आप प्रोसेस देखते हो, जो दूसरा वाला आपको प्रोसेस दिख रहा है, नेक्स्ट वाला एसिमिलेशन, इसे कहते हैं स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या होता है कि अब जैसे मान के चलो हमने मिनरल कुछ खाया है, जैसे जिसमें कैल्शियम है, कोई हमने ऐसा सब्सटेंस खाया जिसमें कैल्शियम है। अब कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए नीडेड है, बोन्स के लिए हमें चाहिए कैल्शियम। तो अब अगर हमने खाना खा लिया, तो अब कैल्शियम तो हमारे बोन्स तो पूरी बॉडी में। क्या हम ये बोलें कि जब हमने खाना खा लिया तो हमारे स्टमक के बाहर जो एक आप कह लीजिए पूरी कैविटीज हैं, रिब्स का पीछे केज है, स्पाइनल कॉर्ड है, या कह लीजिए आगे स्टर्नम है, तो क्या सिर्फ वहीं की बोन्स को मिलेगा कैल्शियम? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी बॉडी में तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बोन्स हैं, तो हर एक जगह हमें लेके जाना है बोन्स को। तो उन तक लेके कौन जाएगा? ऑफ कोर्स ब्लड ही हमारी बॉडी में जो उनको लेके जाने वाला है ना, ट्रांसपोर्टर का काम तो वही कर रहा है। तो इसीलिए एसिमिलेशन का प्रोसेस में क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को निकाल के ब्लड के अंदर तो आ चुके हैं। अब ब्लड का काम है कि एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हर एक जगह लेके जाना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि आपने एप्पल खाया, या आप मान के चलिए आपने गाजर वगैरह खाई, ठीक है? तो जब आपने हरी सब्जियां खाते हो, गाजर खाते हो, तो आपको गाजर से विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए हमारी आइस के लिए अच्छा है। खाया आपने, सब कुछ हुआ, पूरा डाइजेशन हो गया, अब आपके ब्लड में विटामिन ए आ चुका है। लेकिन विटामिन ए को कहाँ लेके जाना है? आइस के पास। और आइस के पास कौन लेके जाएगा? ऑफ कोर्स ब्लड लेके जाएगा। तो देखिए, जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको उनके डिफरेंट डिफरेंट नीडेड ऑर्गन्स के पास लेके जाने का काम होता है एसिमिलेशन प्रोसेस, यानी कि स्वांगीकरण। समझ में आया? और एसिमिलेशन में कौन हेल्प कर रहा है? ऑफ कोर्स ब्लड हेल्प कर रहा है। Am I cleared? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है? तो जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जहां जहां पे एब्जॉर्ब्ड हुए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कोई लिवर में जाके एब्जॉर्ब होगा, कोई जो होगा आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, कोई आपके पेनक्रियास के पास चला जाएगा, ठीक है, कोई कहीं चला जाएगा, लेकिन हर जगह से कलेक्ट करके
है ना, हर जगह से कलेक्ट करके चीजों को लेकर जाने का काम जो है वो ब्लड का है आपके। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी वो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना आपने? सेल का हाँ एक जी पार्ट है, सर। ईआर बोलते हैं उसको, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ, स्मूथ। राइट। रफ का काम क्या होता है और स्मूथ का काम क्या होता है? रफ का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जी बोलिए बोलिए। रफ पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स, यस, हाँ राइबोसोम्स राइबोसोम। इनके पास। हाँ, तो राइबोसोम्स यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह है ना पूरे के पूरे, उन सभी का जो डाइजेशन है वो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है, वो करती है। और जो आपकी स्मूथ वाली है वो लिपिड्स को पचाने का काम करती है, राइट। ये तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स जो है वो कर रही हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन करने का काम वहीं पर था, लेकिन अब जब वो हो गया तो पूरी ब्लड के थ्रू पूरे हर एक पार्ट में लेके जाने का काम वो एसिमिलेशन होता है। और जब हर एक जगह पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन अब जिस चीज ने आपको ये एनर्जी दी थी वो भी तो आपकी बॉडी के अंदर है, अब तो वो एनर्जी लेस हो चुका है। वही बोलस, वही काइम, वही जो फूड है वो आपके बॉडी के अंदर है, तो अब आपको उसको बॉडी से निकालना भी तो पड़ेगा। तो फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे डाइजेशन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं निष्कासन यानी कि ईजेशन। समझ में आया? सारे के सारे पांचों पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। और इजेशन में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इजेशन में दो पार्ट आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, एक चीज जल्दी से ना लिख लेना। इंजेक्शन में किसका इंजेक्शन होगा? ऑफ कोर्स फूड का, फूड का आप इंजेक्शन कर रहे हो, राइट। उसके बाद डाइजेशन जो है आपका किसका होगा? ऑफ कोर्स इन्हीं सब चीजों का होगा जो आपने फूड खाया है। और डाइजेशन में आपको तीन हिस्से पढ़ने हैं मेन। डाइजेशन में आपकी तीन चीजें हेल्प कर रही हैं। एक कर रही है आपकी बक्कल कैविटी, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं अभी सिर्फ नहीं पूरा ही लिख रहा हूँ अभी, बक्कल कैविटी, ठीक है। और बक्कल कैविटी के बाद अगर हम बात करें, दूसरा है स्टमक, और जो तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज डाइजेशन सिर्फ तीन जगह होता है ना, तो वही तीन जगह आपने यहाँ पे लिख ली। स्मॉल इंटेस्टाइन में था, स्टमक में था और बक्कल कैविटी में था, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पर भी काइम की बात हुई थी, शायद श्वेता जी आप ही ने करी थी, तो आपको पता है काइम कहाँ पर बनेगा? सर स्टमक में। देखिए, बक्कल कैविटी में, ठीक है, बोलस बनता है। बोलस का मतलब जब आप जो आपने इंजेक्शन में खाना खाया आपने, खाने में जब आपकी लार मिल जाती है, यानी कि आपका सलाइवा मिल जाएगा उस खाने के अंदर, तो बस वही बोलस है और कुछ नहीं है। यानी कि आपके मुंह में निगलने से पहले, स्वेलोइंग के पहले जो चीज होती है उसमें सलाइवा मिला होता है, उसी को आप बोलस कहते हैं। BOLUS, BOLUS बोलस होता है, राइट। बोलस के बाद दूसरा नंबर पे आ गया आपका स्टमक। याद रखिएगा, स्टमक की अगर हम बात करें तो काइम यहाँ पर आपको मिलेगा तो, लेकिन स्टमक में जो काइम होता है वो होता है एसिडिक। तो याद रखें, यहाँ पर आपको मिलेगा एसिडिक काइम। काइम तो मिलेगा, काइम का मतलब क्या हो गया? और जो टूटा हुआ और जो ब्रोकन फूड है उसको आप काइम बोल रहे हो, ठीक है। तो एसिडिक काइम, एसिडिक क्यों बोला? बिकॉज आपके स्टमक में एक एसिड निकलता है जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हो, तो एसिडिक होता है वो नेचर में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एसिडिक काइम है ये, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे चलोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा एल्केलाइन, एल्केलाइन काइम। यहां पर भी काइम रहेगा, लेकिन ये काइम आपका कैसा हो जाएगा? एल्केलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि एल्केलाइन काइम क्या होता है? सर जो नेचर में बेसिस हो। और कुछ किसी का पता है? एल्केलाइन काइम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखो, जो आप देख रहे हो ना ये काइम, अभी एसिडिक तो हो गया, लेकिन इस एसिडिक को काटना भी तो है, मतलब एसिडिक को ठीक भी तो करना है, और एसिड का तोड़ किसके पास होगा? बेस के पास। तो अब आपका जो काइम है उसको बेस में भी तो कन्वर्ट करना जरूरी है, तो बेस वाला जो जितना सिस्टम है वो आपको कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह से एसिड है, एसिड का जो तोड़ है वो किसके पास है? बेस के पास है।
या बेस का जो तोड़ा हुआ एसिड के पास है, एक दूसरे के रिवर्स है ना, ऑपोजिट रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए। तो एल्केलाइन काइम जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यानी कि बेसिक नेचर यहाँ पर आपके काइम को मिल जाएगा। और बेसिक नेचर मिलता नहीं एक तरह से, जो एसिडिक नेचर था ना उसी को ये कम करके खत्म कर देता है, बस दैट्स इट। और सारी की सारी जो चीजें हैं वो निकल जाती हैं आपकी, है ना। ये आपको समझ में आ गया? बोलो। एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड आपके हर एक पार्ट में चीजों को लेके जा रहा है। ओके, और एडिशन में कौन हेल्प कर रहा है? बोलिए। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है एक तरह से एडिशन में? एनस। दो पार्ट हेल्प कर रहे हैं, एक का नाम है एनस, और एनस से पहले भी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं एडिशन में। तो इस तरह से आपके पूरे 6 पार्ट डिवाइड हो चुके हैं। कहाँ पे किस में क्या चीजें होने वाली है वो आपको दिख रहा होगा। हाँ, रही बात, आपके मन में ये जरूर सवाल होंगे कि प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इंजेक्शन के दौरान अगर हम बात करें तो आपने फूड इनटेक कर लिया, और जैसे ही डाइजेशन आएगा तो आपकी बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो ज्यादा थोड़ी होता है, महज 30% होता है, बाकी का 70% भी तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना जरूरी है। तो वो कहाँ होगा? वो आपके आगे आने वाले प्रोसेसेस में होगा, तो उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? का आगे बढ़े? ठीक है। तो नंबर 3 वाले का कुछ नहीं बताया आपने। मैम एब्जॉर्प्शन, ये वाला हाँ जी। ये पूछ रहे हो ना? जब आपने खाना बना लिया, मतलब खाना बना लिया उसके बाद आपने खा लिया, अब खाने के बाद क्या हुआ कि आपका डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन के बाद आपका बोलस बना, बोलस के बाद ये काइम बना। काइम का मतलब क्या होता है? और जो ब्रोकन फूड होता है वो काइम है, यानी कि और पिसा हुआ खाना, वो सब क्या है? वो सब काइम में आ गया आपके। एल्केलाइन में फिर वो भी वही एक तरह से खाना ही है आपका, एल्केलाइन काइम भी। तो जब ये हो गया तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब, देखो, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मान के चलो खाना था आखिरी में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो फिर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब मिले होंगे आपको वहां पर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से, हाँ सर एब्जॉर्प्शन भी तो वही होगा ना स्मॉल में? हाँ वही तो बता रहा हूँ, वही तो सुनिए ना, वही तो बता रहा हूँ। जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा भाई? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फाइनली खाना पूरा बन गया, है ना। डाइजेशन, देखो डाइजेशन तो वैसे ऊपर से ही स्टार्ट हो गया, और ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हर जगह हो रहा है आपका। ये मत सोचिए सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 30% का जो डाइजेशन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट में जब हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो फिर वहीं पे भी तो वो होगा, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वहां पर भी होगी। बेसिकली ये समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे मिनरल्स आ गए, या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, मान लो थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आखिरी बार डाइजेशन तो वहीं हो रहा है ना। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालने का काम किसका है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का। एब्जॉर्प्शन का मतलब न्यूट्रिएंट्स को वहां से निकाल के ब्लड के अंदर डालना, दैट इज व्हाट, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और जब ब्लड के अंदर आ गया, अब वो ब्लड पूरे हर जगह लेके जाएगा, दैट इज एसिमिलेशन। अभी समझ में आया एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? बोलो। यस सर। मंजू जी क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है ना सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो ब्लड में डालने का जो काम है दैट इज एब्जॉर्प्शन, है ना, न्यूट्रिएंट्स को। बढ़े आगे, हटाएं इसको। ठीक, फाइनली आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यहां तक आपने पढ़ लिया कि इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो अब आपको क्या देखना है? स्टार्ट करेंगे डाइजेशन को। इंजेक्शन तो मान के चलो आपने फूड खाना खा लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो आपकी शुरू हो रही है। देखो, मेन चीजों का डाइजेशन होता है, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कहाँ किसका होता है? धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी बिल्कुल मत करिएगा, मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिएगा, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं
वो आपके ब्रेक होते हैं, ठीक है। और वो किस में ब्रेक होंगे बताइए? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ब्रेक तो होगा, लेकिन किस में होगा? स्टार्च। मैम स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेक क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा ग्लूकोज में, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाओगे अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। कहीं कहीं आपको ग्लूकोज मिल सकता है, कहीं पे आपको हो सकता है ग्लाइकोजन भी मिल जाए, तो दोनों आप लिख लीजिए, है ना। दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। हालांकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लिवर में, आपको पता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होगा वो आपके ग्लूकोज में होगा। मतलब जो आपने रोटी खाई, इतनी बड़ी रोटी, कॉम्प्लेक्स रोटी आपने जो खाई है, लेकिन आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपको ग्लूकोज से मिलने वाली है। तो कार्बोहाइड्रेट चाहे जितने तरह के हों, मैंने आपको पढ़ाए हैं, ग्लूकोज तो आपका एक तरह से सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन जो आप खाना खा रहे हो वो सिंपल थोड़ी था, वो तो आप जो खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो। लाइक स्टार्च आप खा रहे हो, है ना। वैसे सेलुलोज तो नहीं खाते हैं हम, लेकिन सेलुलोज की बात हो गई, है ना। ये आपके स्टार्च हो गया, ये सब क्या है आपके, बोलिए। ये सब आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होंगे सिंपलेस्ट यानी कि प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स में, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, जो मोनो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है। अगला जो होगा आप जो खाते हो इसके बाद हैवी, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोटीन्स। अरे मैंने प्रोटीन्स की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? EINS होती है ना, अभी ठीक है? स्पेलिंग सही है प्रोटीन्स की? बोलो। कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स जो आप खाते हो वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप उसको ब्रेक करोगे तो टूटेंगे पेप्टाइड्स में, है ना। पेप्टाइड्स कह लीजिए, या कभी कभी आपको ये पेप्टोन्स भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी है, पेप्टोन्स की चेन हो। और ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे किसमें? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अमाइनो एसिड्स याद रखें, ये फर्दर ब्रेक डाउन होंगे आपके अमाइनो एसिड्स में, ठीक। तो प्रोटीन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? अमाइनो एसिड्स में, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। तीसरा क्या होता है? फैट्स। फैट खाते हो ना, तो फैट जो है आपके वो कन्वर्ट होंगे किसमें बताइए? फैट किसमें जाएगा? फैट जाते हैं आपके फैटी एसिड्स में, एडिपोज टिश्यू में जाके ये कन्वर्ट हो जाते, वो सॉरी स्टोर हो जाते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स का जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो होता है आपके ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल्स जो है वो फैटी एसिड्स के सबसे, मतलब फैट के सबसे छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। कभी कभी आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिल जाएंगे कि उनका डाइजेशन भी हो रहा है, बट उसको आप इतना कंसीडर अभी ना करें। बट ये तीन मेन चीजें आप ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज में या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहेगी। हालांकि ग्लाइकोजन फिर जाएगा ग्लूकोज में, एनर्जी तो तभी मिलेगी जब फाइनली ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। इसके बाद प्रोटीन्स जो है फाइनली वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? अमाइनो एसिड्स में। और इसके अलावा फैट जो है वो फाइनली ब्रेक डाउन होते हैं ग्लिसरॉल्स में। समझ में आया? हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक, ये रब कर दें। सर आपने लास्ट में क्या बोला, ये अमीनो एसिड लास्ट में क्या बोला आपने? फैट्स जो होते हैं मैम वो कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरॉल्स में। और नहीं, ये आपने बोला ना अमीनो एसिड होंगे उसमें, अब उसमें हाँ, प्रोटीन्स जो होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। मतलब प्रोटीन्स का सबसे छोटा, प्रोटीन्स जो भी आप लोगे, है ना, जैसे मान के चलो आपने दाल खाई, तो दाल खाई आपने, दाल से आपको प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो फाइनली कन्वर्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और तब जाके प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा, और वो अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड में आ जाएंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, और फिर वो ब्लड जो है उस प्रोटीन को एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू पूरी बॉडी में ले जाएगा, हर एक ऑर्गन तक ले जाएगा, ठीक है। और किसी को डाउट है? अब करें? किरण जी स्क्रीनशॉट तो लेते चल रहे हो ना? नहीं लिए मैंने अभी पहले वाले। अच्छा जी, अब चलो से चलो पहले एक बार ठीक है, डाल देना, पता लगा आप लोग कल रिवीजन करो तो फिर कुछ मैं help साथ हो सदा जाए। अब करूं?
मैं देखता हूँ अगर वापस आ पाए तो। हाँ आगे हो गया सर। लीजिए, यस सर ओके हो गया। यहाँ तक ही हुआ था मेरे ख्याल, इसके बाद तो करना है हाँ आगे। यही। चलिए ठीक है। तो अब जब आपने ये चीजें देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन जो आप पढ़ने जा रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है अब आपका माउथ। ठीक है, तो माउथ हेडिंग डाल लीजिए, माउथ। माउथ कहते हैं इसे, या फिर इसका दूसरा नाम है बक्कल कैविटी, या फिर इसका एक और नाम होता है ओरल कैविटी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसी को बोली जाती हैं। और आप याद रखें कि जो बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी जो आपकी है, इसको पढ़ना अगर आपको है तो इसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे आपके माउथ के, राइट। सबसे पहला और उसके बाद दूसरा। पहला क्या होगा, ऑफ कोर्स बताइए। सर यानी कि आपके दांत, और दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना आपकी, ठीक है। तो टीथ्स और टंग को आज हम पढ़ेंगे, और तब जाके आपका पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा, यानी कि आपकी बक्कल कैविटी कंप्लीट होगी। और बक्कल कैविटी में आप जानते हैं कि आपका डाइजेशन हो रहा है, कहाँ होगा, क्या है, सारी चीजें बात करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, राइट, तो भोजन के पाचन की, यानी कि फूड के डाइजेशन की जो पूरी की पूरी एक ड्यूरेशन होती है, वो लगभग आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 घंटे रहती है। 4 से 5 घंटे के बीच में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने कुछ बहुत ज्यादा फैट वगैरह वाली चीजें नहीं खा रखी हैं, या आपने कुछ चिकन मटन ये सब कंज्यूम नहीं कर रखा है। तो मैं नॉर्मल खाने की बात कर रहा हूँ, लगभग 4 घंटे ऑन एन एवरेज डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब डाइजेशन करा रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे बक्कल कैविटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और बक्कल कैविटी में हमें टीथ और टंग को पढ़ना है। इसलिए अब आप समझो टीथ सबसे पहले पढ़ रहे हैं। टीथ में क्या क्या चीजें हैं, टीथ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो सब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो टीथ्स डालने, टीथ्स। अब आप मुझे ये बताओ कि टीथ्स जो हैं वो बेसिकली किस चीज से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम। अगर मैं टीथ्स में बात करूं तो कौन कौन से मिनरल से मिलकर बने? फास्फोरस। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि टीथ जो है आपके वो कैल्शियम और फास्फोरस के मिलके बने हुए है ना। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बने हुए हैं आपके व्हाट, टीथ्स। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि टीथ के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट कौन है, फास्फोरस या कैल्शियम? अब आपको अगर मान के चलो दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑफ कोर्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हिच पर्टिकुलर मिनरल इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ्स? सर फास्फोरस। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूं कि जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टीथ की, यानी कि जब एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके अंदर टीथ्स का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ टीथ्स के लिए याद रखें, हालांकि आप कहोगे कि हम तो उसको कैल्शियम भी खिलाते हैं, है ना, तो आप याद रखें कैल्शियम आप उसको दांत के लिए नहीं बल्कि बोन्स के लिए खिलाते हैं, ठीक है ना। तो दांत के लिए बिल्कुल कैल्शियम नहीं खिलाया जाता। तो टीथ्स की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ फास्फोरस। तो लिख लें आप इसे कि फॉर्मेशन ऑफ टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फास्फोरस, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा, यानी कि आपके दांतों को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? रिजिडिटी यानी कि जो एक कठोरता है, रिजिडिटी ऑफ टीथ्स, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट?
राइट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो अगर आपके दांतों को रिजिडिटी चाहिए, आपके दांतों को एक स्टिफनेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कैल्शियम लेना जरूरी है। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि दांतों की स्टडी को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, बोलिए। जानते हैं दांतों की स्टडी? ओडोंटोलॉजी। जी, डेंटोलॉजी। जस्ट अ मिनट। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो ओडोंटोलॉजी जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है? ये होती है आपकी स्टडी ऑफ टीथ्स, ठीक। और जो पर्सन होता है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ्स, उसको क्या बोलते हो? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, ठीक है। तो उसका नाम हो गया डेंटिस्ट, राइट। तो आप उसको डेंटिस्ट कहेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने स्टडी देख लिया, आपने ये देख लिया, तो अब हम ये आपसे पूछेंगे कि बेसिकली टीथ बने किसके होते हैं। देखो, टीथ में अगर कोई आपसे पूछे कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, आप बोलेंगे सर कैल्शियम एंड फास्फोरस। आपसे पूछा जाए कि टीथ की जो रिजिडिटी है वो कौन से मिनरल की वजह से है, यू शुड गिव द आंसर कैल्शियम। कोई आपसे पूछे कि आपके टीथ का फॉर्मेशन कौन से मिनरल की वजह से होता है, यू शुड बेटर गिव आंसर एज फास्फोरस। बट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न कि आपका टीथ बना किसका होता है ना, टीथ इज मेड अप ऑफ। अब बताइए, बोलिए, टीथ इज मेड अप ऑफ। अब मे भी आपके दिमाग के घोड़े अब दौड़ना शुरू होंगे कि टीथ बना किसका होता है, और कैल्शियम फास्फोरस बिल्कुल भी आंसर नहीं है, बिकॉज दीज आर मिनरल्स। बोलो प्लीज, आंसर क्या होगा? एनिमल। व्हाट? एनिमल। नहीं बेटा, इनामल नहीं। इनामल तो डेंटाइन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा डेंटाइन जो होता है, जो आपका ये दांत जो बाहर निकला हुआ है ना, व्हाइट व्हाइट, ये पूरा डेंटाइन है। और इस डेंटाइन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, दैट इज नोन एज इनामल, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है आपके पूरे बॉडी के अंदर, इवन बोन से भी ज्यादा हार्ड है। बट आपको इनामल ऑफ कोर्स नहीं कहना। डेंटाइन। नहीं, आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, बिकॉज आपको कंपाउंड चाहिए। तो दांत इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड दैट इज नोन एज कैल्शियम फॉस्फेट। जानते थे आप लोग, लेकिन शायद वहां तक दिमाग नहीं ले जा पाए, बट स्टिल कैल्शियम फॉस्फेट ध्यान रखिएगा। तब तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि दांत के मिनरल्स कौन कौन से, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दांत की रिजिडिटी कौन से मिनरल की वजह से, आंसर इज कैल्शियम। दांत के फॉर्मेशन किसकी वजह से, आंसर इज फॉस्फोरस। और दांत इज मेड अप ऑफ, दांत बना किसका, ऑफ कोर्स कंपाउंड का बना है, और उस कंपाउंड को आप कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर भाई? अब गलत तो नहीं करेंगे ना? धीरे धीरे समझिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमारे टीथ तो बन गए, लेकिन अब ये चीज ध्यान रखिए, ये कंपाउंड तो है, लेकिन कंपाउंड में भी क्या है। अब देखो क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, कि टीथ इज मेड अप ऑफ, अगला क्वेश्चन भी सेम है, टीथ इज मेड अप ऑफ। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, मेटल, ठीक है, एसिड्स, मेटलॉइड्स, या लिखिए दूं तुम लोग के लिए ना, यहां लिख देता हूं, वरना फिर कहोगे सर पहला क्या था, दूसरा क्या था। बताइए, टीथ इज मेड अप ऑफ। मिनरल्स। मिनरल्स। सब लोग अपना आंसर मिनरल लगाएंगे, और मिनरल आंसर आपका गलत है, ठीक।
इसलिए मैंने मिनरल दिया था, तो मिनरल कभी मत लगाना। हाँ सर आपने अभी मिनरल बोला भी था। हाँ मैं बोल रहा हूँ मिनरल बोला था मैंने, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मिनरल्स चाहिए ऑफ कोर्स, कैल्शियम और फास्फोरस तो मिनरल्स ही हैं। लेकिन अभी मैंने आपको ये बोला कि टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? इट इज अ सॉल्ट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट आपका एक सॉल्ट होता है, समझ में आया? इट इज नॉट एसिड, इट इज नॉट मिनरल, इट इज नॉट मेटेलॉइड्स, इट इज नॉट एसिड या बेस, कुछ भी नहीं। मिनरल्स का मतलब अलग अलग होते हैं यार, कैल्शियम अलग बात करोगे मिनरल है, फॉस्फोरस अलग बात हाँ करोगे जी मिनरल है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे ये सॉल्ट बना लेगा, एंड कैल्शियम फॉस्फेट इज अ सॉल्ट, समझ में आया? जैसे अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, ठीक है, NaCl वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, ऐसे ही ये भी एक सॉल्ट होता है, समझ में आया? तो ये सारे के हाँ सारे जी क्वेश्चंस सर। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ पे गलती करेंगे, उस सारे के सारे पॉइंट्स आपको गलती सुधारनी है, और वहां पे कोई भी गलती नहीं करनी, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस, और मतलब पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता आप लोगों के लिए, तो स्पेशली चांस ही नहीं है। आगे अब हम बात करेंगे टीथ के ऊपर थोड़ा सा और। आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 32। 32 होते हैं ना, वो अभी हमें पढ़ने हैं, अभी हम वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि कितने इंसाइजर्स होते हैं, कितने मोलर होते हैं, कितने प्री मोलर होते हैं, कितने क्या कैनाइंस, वे सब पढ़ेंगे। फिलहाल ये बताओ कि अगर इस पृथ्वी पे जितनी भी स्पीशीज हैं उन सभी में ऐसी स्पीशीज बताओ जिसमें सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं, वो कौन है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किसके पास होते हैं? क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किसके पास हैं? बिल्कुल नहीं, ये आंसर भी बड़ा कॉमन होता है, शार्क, देखने में भयानक लगती है और मैक्सिमम बताओ, और इसके अलावा बताओ मिनिमम। मिनिमम तो 7 से होंगे, तो मिनिमम तो मुझे भी याद नहीं है किसके थे। स्नेक में होंगे सर, स्नेक में। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ बताइए। नहीं बता, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं 50, ठीक, और ये जो 50 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, ये होते हैं ओपोजम में, मैं नाम लिख रहा हूँ, आप कभी इसकी शक्ल देखिएगा, ओपोजम चूहे जैसा कुछ दिखता है, गिलहरी, मतलब चूहे जैसे ही समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, ओपोजम कभी सर्च कर लीजिएगा अपने इंटरनेट पे, अगर किसी का चल रहा है अभी तो देख लो। तो 50 दांत होते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा इसको कहते हैं ओपोजम, राइट, बड़ा अजीब सा होता है। और जो सबसे मिनिमम होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा किसके थे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, अभी नहीं याद है, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको, ठीक है? अच्छा स्नेक के नहीं मैम, स्नेक तो नहीं होता, 2 ही होते हैं, तो नहीं स्नेक नहीं होता, नहीं याद आ रहा यार अभी, ठीक है चलो बता दूंगा आपको बाद में, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ वाला भी गैप कर दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा एलिफेंट को, एलिफेंट के 2 प्यारे प्यारे दांत बाहर निकल रहे हैं, है ना? तो मुझे ये बताइए कि एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा, एलिफेंट में टीथ कितने होते हैं जनरली, जानते हैं आप? 2 तो बिल्कुल मत बोलना गलती से भी। ये अच्छा जवाब था, 26, ठीक है, एलिफेंट के पास 26 टीथ होते हैं ऑन एन एवरेज। और इसके अलावा एक और होता है वॉलरस, नाम देखा आपने, सुना होगा वॉलरस का, तो वॉलरस के पास होते हैं 18 टीथ, दोनों के 2-2 दांत बाहर निकले हुए हैं। या एक बार रुको, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, जस्ट अ मिनट, आई ट्राइंग टू शो यू, ओके। वॉलरस, अच्छा हाथी के तो आपको पता ही है, हाथी के तो नहीं दिखाने ना दोनों, बोलो। नहीं सर, हाँ ये देखो, ये जो आप देख रहे हो दिस इज वॉलरस, दिख रहा है? तो वॉलरस के 2 दांत बाहर निकले हुए हैं। सर उदबुलाओ। हाँ, अच्छा इसको उदबुलाव कहते हैं, यस सर। ये जो भी है। हाँ तो ये जो है बड़ा प्यारा सा होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा मन है इसको देखने का एक दिन लाइव। तो
ये जो 2 दांत आपको इसके दे, मेरे बड़े अजीबो शौक है, अजीबो गरीब, मतलब मुझे यूनेस्को की सारी साइट्स घूमनी है, ठीक है, मुझे वॉलरस को देखना है, अब वो अजीब शौक है मेरे, खैर छोड़ो। तो ये जो इसके 2 दांत देख रहे हो आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस भाई के दोनों दांत कौन से हैं? ये तो इसको भी नहीं पता कौन से हैं, बिकॉज इसको साइंस थोड़ी आती है। तो आप ये बताओ जल्दी से, इसके दांत कौन से हैं? विश कीजिए। वापस आ गई स्लाइड अपनी? आगे। यस सर। चलो, अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज जल्दी जल्दी क्विक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी में 4 तरह के दांत होते हैं। हमारी बॉडी में क्या, जितने भी इस दुनिया में प्राणी है, सबके पास 4 तरह के दांत ही होंगे। किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, लेकिन इन 4 के अलावा 5वां कोई दांत नहीं होता। तो मैं आपको सबके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन के बाद होता है आपका ठीक है। इंसाइजर्स के बाद होता है आपका फिर मोलर। मोलर, प्रीमोलर। ठीक है। तो ये 4 तरह के दांत होते हैं और सभी प्राणियों के पास यही 4 तरह के दांत हैं, ठीक है ना। 5वां कोई दांत नहीं होता। पहले तो बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। कैनाइन में ये क्या होता है ना, कैनाइन है, इंसाइजर्स हैं, मोलर्स हैं और प्रीमोलर्स, ये 4 हो गए। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो एलिफेंट के जो 2 दांत निकले हुए थे बाहर, ये कौन से हैं इन चारों में से? ये क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट के जो दिखाने वाले दांत हैं हाथी के, वो कौन से होते हैं? बताइए। इंसीजर। बहुत बढ़िया, किसने बोला? गजब, सर बेटा पढ़ रहा है साथ में। बहुत बढ़िया। तो इंसाइजर्स होते हैं, याद रखिए। हाथी के दोनों दांत जो बाहर निकले हुए हैं वो इंसाइजर्स होते हैं। लेकिन अगर वॉलरस की बात करी जाए तो वॉलरस के कौन से होते हैं? इंसाइजर्स को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? कृंतक। एक बार हिंदी लिख लो प्लीज, तुम लोग फिर बोलोगे हिंदी नहीं बताई। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं, कैनाइन को बोलते हैं रदनक। रत्नक। रदनक बोलते हैं, राइट। इंसाइजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। कृंतक। ठीक है, कृंतक। और मोलर को बोलते हैं मोलर क्या होते हैं? स्वर्णक। चवर्णक, यस, चवर्णक, राइट। और इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। प्री मोलर को अग्र चवर्णक, राइट। ये आप ध्यान रखें। और ये मोलर है, प्लीज यहाँ एल जोड़ लो, और प्री मोलर है एल, ठीक है। तो याद रहेंगे। तो अब हाथी के जो दोनों दांत आप देखते हो आगे से, वो होते हैं कौन से? कृंतक, यानी कि वो इंसाइजर्स हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ वॉलरस के कौन से होते हैं फिर इन चारों में से? पर ऐसा मत सोच लेना कि हाथी के इंसाइजर है तो वॉलरस के भी इंसाइजर्स होंगे, नहीं। वॉलरस के होते हैं कैनाइन, ठीक है। कैनाइन का मतलब क्या हो गया? रदनक। ओके, तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने सुना होगा हमारी जो जीवन है पूरा, उसमें 2 बार दांत आते हैं। हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं। तो 2 बार आते हैं तो इसलिए हमें एक नाम दिया जाता है। बताइए कौन सा? 2 बार दांत आने की वजह से ह्यूमंस को बोला जाता है डाइफियोडोंट। याद रखो, डोंट नाम का ये जो रूट वर्ड होता है, ये हमेशा दांतों को शो करेगा। और डाइफियोडोंट का मतलब हमारे पास लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, दैट्स व्हाई 2 बार हमें टीथ्स मिलेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि एक बार जो दूध के दांत आप बोलते हो, जब वो टूट जाते हैं तो फिर दोबारा दांत आते हैं, आप उनको परमानेंट बोलते हो। आप जानते हैं दूध के दांत कितने होते हैं? 28 28 है सर। कितने? 20 की 28? 20 श्वेता जी? 28 सर 28 होते हैं, 4 बाद में आते हैं ना। 28 याद रखिएगा, दूध के दांत जो होते हैं वो 28 नहीं 20 होते हैं, राइट। जो मिल्क टीथ होते हैं, जिनको आप टेम्परेरी टीथ बोलते हो, वो सिर्फ 20 होते हैं, 28 नहीं होते। ओके, और जो 12 आप देखते हो आपके, वो 12 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, बाद में आएंगे, ठीक है, डोंट वरी, अभी सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो डाइफियोडोंट जो है वो इसलिए बोला जाता है ह्यूमंस को, क्योंकि हमारे पास 2 बार दांत आते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। इसीलिए हिंदी में बोलते हैं द्विबार दंती, कि 2 बार दांत आए तो द्विबार दंती बोल दिया गया। ओके, इसके अलावा और कोई नाम भी होता है हमारा? बोलिए।
चलिए, और कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि टाइप्स ऑफ टीथ्स कितने होते हैं, मतलब नहीं सॉरी, हाँ चलो टाइप्स ही पढ़ा देता हूँ पहले। टाइप्स ऑफ टीथ्स, दांतों के प्रकार। तो याद रखो आपकी लाइफ टाइम में जो दांत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं इनको बोला जाता है क्या? टेम्परेरी टीथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो होते हैं उन्हें बोला जाता है टेम्परेरी टीथ्स। अच्छा, टेम्परेरी टीथ्स को पता और क्या बोलते हो आप? टेम्परेरी का मतलब जो थोड़े समय के लिए, मैक्सिमम मान के चलो हार्डली 7-8 साल के अंदर टूट जाएंगे। वैसे कुछ लोगों के 2 साल, मतलब 6 से 2 साल के बीच में ये दांत आना शुरू होते हैं। 6 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में आपके सारे के सारे टेम्परेरी टीथ कह लीजिए या फिर मिल्क टीथ कह लीजिए वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है? मिल्क टीथ्स, या फिर आप इनको दूसरे नाम बोलते हो इसका डेसिडुअस टीथ्स, राइट। डेसिडुअस टीथ्स, डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? पर्णपाती। जैसे आपने सुना होगा डेसिडुअस वेजिटेशन होती है, डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं, यानी कि पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा दें उनको डेसिडुअस बोला जाता है। ऐसे ही डेसिडुअस टीथ का मतलब पर्णपाती दांत, दंत, यानी कि जो अपने दांत गिर जाएं। तो दांत जो होते हैं आपके, इसमें स्पेशल चीज आपको क्या याद रखनी है कि इनका अराइवल कब होता है, मतलब ये आते कब है। तो ये आपको मिलेंगे 6 मंथ्स से लेकर 2 साल के बीच में, लगभग दूध के दांत आ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जाते कब हैं, अगर मान लो आपसे पूछा जाए तो ये मैक्सिमम 7 से 8 साल के बीच में चले जाएंगे, राइट। टूट जाएंगे सारे के सारे, उसके बाद फिर एकदम नई बिल्डिंग ब्लॉक शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। समझ में आया? तो टेम्परेरी टीथ्स कह लीजिए या फिर मिल्क टीथ्स कह लीजिए या फिर डेसिडुअस टीथ्स कह लीजिए, एक ही बात होती है। और इनका जो नंबर होता है, यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे क्या आंसर करेंगे? 20 होते हैं, ठीक है। तो नंबर में ये 20 होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप सभी। सर ऐसा हो सकता है किसी के ना टूटे, कुछ रह जाए? हाँ ना, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैम जो रिजिडिटी होती है ना वो नहीं होती है उनके अंदर। यानी कि रिजिडिटी का मतलब क्या था? कैल्शियम का कंटेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी में सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो टीथ से भी पहले आपकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। तो जो भी कैल्शियम और फास्फोरस का जो अमाउंट है ना, उसका एसिमिलेशन बोन में ज्यादा हो रहा होता है रादर दांतों की अपेक्षा। तो इसलिए दांत हो ही नहीं सकते कि किसी के ना टूटे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो जरूर टूटेंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, बहुत हेल्दी है बच्चा, रह जाए, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस। हाँ, टूटे टूटे तो गए, रह जाएं, मतलब रह जाएं, हाँ मतलब टूटे ही ना 20 के 20। दूसरी कोई 1-2। हाँ, 1-2 तो रह ही जाते हैं, वो तो है ही फिर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही टूट जाएंगे, बट जनरली देखा जाए तो 20 होते हैं वो टूट जाते हैं। 20 कहाँ टूटते हैं, आगे के 20 के नहीं 8 टूटेंगे पूरे, 8 ही टूटते हैं शायद। पूरे के पूरे 20 कौन तोड़ रहा है? 8 टूटते हैं शायद। 20 जो होते हैं ये मिल्क के दांत होते हैं, बस ये आप ध्यान रखें कि, लेकिन इन 20 में से टूट कोई भी सकता है, ये भी आप ध्यान रखो। और जो भी टूटेगा वो फिर दोबारा आएगा, ऐसी भी चीज होती है। अब ये नहीं है कि बीच से टूट गया, जैसे कई बार क्या होता है ना, दांत बीच से क्रैक हो जाता है, मतलब क्राउन का सेक्शन टूट जाता है अगर, तो फिर वो तो फिर आप मान के चलो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है उसका, निकलवाओ फिर वो सब चीजें। खैर, जो डाटा है बस अभी तो फिलहाल उसके साथ ही डील करिए कि 20 होते हैं नंबर में टेम्परेरी टीथ्स। आगे बढ़े। ऐसा माना जाता है कि दूध के दांत यहाँ से टूट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके दूसरे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ्स। और परमानेंट टीथ्स का नंबर कितना होता है? 32, ठीक है। तो याद रखें 32 दांत होते हैं जो स्थायी दांत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब आपको यहीं पे एक चीज समझा रहा हूं, उसको देखो, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। जो टीथ होता है, टीथ के कुछ पार्ट होते हैं, है ना, कि मतलब टीथ के पार्ट क्या क्या होते हैं उसको भी समझो, यहीं पे देख लो। पार्ट्स ऑफ टीथ, थोड़ा बीच में लिखता हूँ। पार्ट्स ऑफ टीथ, राइट। तो जो ये है, ये 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं, तब जाके आपका टीथ पूरा बनता है।
ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हो आप, जो बाहर निकला हुआ ना, दैट इज योर क्राउन वाला पार्ट। ठीक है, और क्राउन वाला जो पार्ट होता है वो भी कितने से चीजों से मिलके बना है, चलो ये बताता हूँ। क्राउन हो गया, क्राउन के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, नेक। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं नेक, और नेक के बाद जो अंदर पूरा जहां पे आपकी नर्व्स होती हैं उस पार्ट को बोलते हैं हम रूट। तो टीथ के 3 पार्ट माने गए हैं, एक को बोलते हो क्राउन, एक को बोलते हो नेक, और एक को बोलते हो रूट। ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो दांत होता है ना, वो जैसे अगर पूरा एक दांत है ना, जैसे 3 हिस्से हैं इसके दांत के, तो 1/3 जो दांत होता है वो आपका बाहर निकला होता है, और 2/3 जो दांत होता है वो आपका अंदर होता है। और अंदर मतलब 2/3 पार्ट में क्या क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो रूट वाला सेक्शन है, आपका जो ये सीमेंटम वाला पार्ट होता है वो भी अंदर होगा, और रूट के जस्ट ऊपर आपको पल्प वाला हिस्सा दिखेगा, वो पल्प भी अंदर होगा, ठीक है ना, गम्स के अंदर पूरा वो जमा हुआ है आपका। तो ये सब चीजें, और ऊपर क्या है, क्राउन में क्या क्या होता है, क्राउन में भी 2 पार्ट होते हैं। तो जो आपको दांत दिख रहा है सफेद सफेद जो आपको दिखता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, बताइए उसको क्या बोलोगे। क्राउन। हाँ क्राउन तो बोलोगे, लेकिन क्राउन में भी कौन सा पार्ट, डेंटाइन। तो आपको डेंटाइन दिखता है, और डेंटाइन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसका नाम क्या है, जो चमक रहा है आपका दांत, यस, इनामल। ठीक है, उसको आप बोल देते हो इनामल। तो इनामल और कुछ नहीं है, ये डेंटाइन के बाहर वाली लेयर होती है, उसी को आप इनामल क्या देते हो। एंड दिस इज द हार्डेस्ट यू नो सब्सटेंस कह लीजिए, या कोई पार्ट कह लीजिए ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी का जो सबसे कठोर पदार्थ है या पार्ट है, कुछ भी कह लो, वो यही होता है इनामल, राइट। और इनामल बना किसका हुआ है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है ना, ये पूरा दांत ही आपका उसी का बना हुआ है, बस उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है इनामल की, उसको इनामल कह देते हो, राइट। समझ में आया। यस सर। तो किससे बनाया इनामल, इनामल मैम ये अमोनियम फास्फेट, सॉरी बार बार अमोनियम निकल रहा है, कैल्शियम फास्फेट। एक चीज और ध्यान रखिए, एक बोन होती है उसको कहते हैं जॉ बोन। आपके जो दांत है ना वो एक बोन में फंसे हुए नीचे आके, वो किसका पार्ट है, आपका रूट जो है वो आपके जॉ बोन का पार्ट होता है। ठीक है, और आपकी नेक में क्या होता है, गम्स, जो मसूड़े होते हैं, गम्स। तो गम्स आपके नेक का पार्ट है, जॉ बोन जो है वो आपके रूट का पार्ट है, और जो डेंटाइन और इनामल की लेयर है दोनों, डेंटाइन जो पूरा सफेद जो दिख रहा है आपको सब डेंटाइन है, और उसके ऊपर वाली बस एक लेयर जो है वो आपकी इनामल की होती है। कभी देखना कभी फ्लोरोसिस वगैरह अगर ज्यादा हो रहा है, फ्लोरीन ज्यादा यूज कर रहे हो पानी वगैरह में, तो उससे क्या होगा कि आपके दांत जो है ना टूटने लग जाएंगे, और जब दांत टूटेंगे तो आपको फील होगा कि इनामल की लेयर टूट चुकी है, और जब आप जीभ से उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा यार कि कुछ अंदर ना खुरदरा खुरदरा सा या कुछ हॉलो सेक्शन क्रिएट हो गया है। तो वो क्या है, वो डेंटाइन ही है एक तरह से, क्योंकि फिर डेंटाइन दिखाने लगता है। इसीलिए कहते हैं ब्रश करो लेकिन आराम से करो, ये ना हो कि इनामल की लेयर ही हट जाए, और इनामल की लेयर ही है हार्डेस्ट जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है उसको। वरना अमोनियम फास्फेट, बार बार अमोनियम निकल रहा है, वरना कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डीके होना शुरू हो जाएगा, राइट। और जब भी कोई कैविटी होती है आपके दांत में तो ऑफ कोर्स इनामल को तोड़ के होती है, पहले इनामल हटेगा और इनामल के बाद ही कैविटी होगी, मीठा खाने से ज्यादा रहती है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और सुन लो, सीमेंटम, मैंने पढ़ा है ना अभी, सीमेंटम आपको बताया था। सीमेंटम क्या होता है बताइए, सीमेंटम क्या होगा। सीमेंटम हमारी बॉडी में वो पार्ट है, मतलब हमारे जॉ में वो पार्ट है जहां पर आपका जो दांत है, यानी कि आपका जो टीथ है, ये जो क्राउन वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो तो आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन जो नेक और रूट आपकी जब मसूड़ों में जाके फंस जाती है, ये चीज आप ध्यान रखो। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि नीचे मान लो रूट है, रूट के ऊपर आपके गम्स है, और गम्स के ऊपर आपको क्राउन वाला सेक्शन दिख रहा है। तो ये जो दांत आपको दिख रहा है ना कि गम्स के अंदर फंसा हुआ है, दांत आपके फंसे हुए ना मसूड़ों में, उसी उसी को बोलते हैं सीमेंटम, राइट। तो ये वो पार्ट है, वो जगह को बोलते हो सीमेंटम, उस एरिया को कहते हैं जहां पे आपके दांत आपके मसूड़ों में फंसे हुए हैं, दैट इज नोन एज सीमेंटम। ओके, बोलो, समझ में आया भाई, यस बोल दिया करो यार प्लीज। लिख भी रहे हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि टीथ्स आर फिक्स्ड इन गम्स, ठीक है,
एरिया उसकी बात हो रही है, उस एरिया को हम बोल रहे हैं। आप ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं एरिया, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अभी जैसे किसी ने एक पूछी ये बात कि इनामल किसका बना होता है, मैंने आपको बोला कि कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो है। लेकिन अगर मान लो कोई ज्यादा बड़े एग्जाम की तैयारी करो, उसमें पूछ लिया जाए, तो मैं लिख देता हूँ दोनों चीजों को। देखो इनामल भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इनामल और मैं डेंटाइन दोनों लिख रहा हूँ। दोनों किसके किसके बने होते हैं। देखो इनामल जो आप देखते हो ना, इनामल बना है एमिलोब्लास्ट का। अब पता नहीं नाम सुना है कभी कि नहीं सुना, लेकिन याद कर लो फिर, अब पूछा था तो, ठीक है। अमीलोब्लास्ट इसका बना होता है इनामल। और अगर डेंटाइन की बात करें, डेंटाइन किसका बना होगा, तो ये आपको है OPONO, अपोनोब्लास्ट, ठीक है। अपोनो नहीं है, ओ है, सॉरी, ओपोनोब्लास्ट, ठीक है। तो ओपोनोब्लास्ट से मिलके बना होता है आपका डेंटाइन, और ये कुछ नहीं है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नाम दे दिया है साइंस के लैंग्वेज में अमीलोब्लास्ट और ओपोनोब्लास्ट। तो डेंटाइन आपको ओपोनोब्लास्ट से मिलके बना है, और इनामल जो है आपका वो अमीलोब्लास्ट से मिलके बना है। याद रहेगा अब? ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे मतलब ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस को क्या बोला जाता है, डाइफियोडोंट्स, क्योंकि डाइफियोडोंट इसलिए क्योंकि हमारी पूरे लाइफ स्पैन में दांत 2 बार आते हैं, दैट इज व्हाई वी आर नोन एज डाइफियोडोंट। अच्छा, एक बार हमें कभी कभी थीकोडोंट भी बोल देते हैं, ये भी लिख लो, THECO, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट इसलिए कहते हैं कि हमारे जो दांत है ना वो मसूड़ों में फंसे हुए हैं, और फंसे होने की वजह से हमें कहा जाता है गर्त दंती। गर्त, GART, गर्त दंती। जैसे ये था द्विबार दंती, क्योंकि 2 बार दांत आए, तो डाइफियोडोंट को द्विबार दंती बोलते हैं। ऐसे ही जो थीकोडोंट होता है, इससे बोलते हैं हम लोग क्या, कि धसे हुए हैं दांत मसूड़ों में, तो मतलब गर्त दंती, GART, गर्त दंती, ऐसे लिख लो हिंदी में अपना, ओके। और इसको बोलते हैं द्विबार दंती, ये वाला डाइफियोडोंट को। क्लियर? सर एक बार ये बता दो कैनियन कितने होते हैं, और ये अब बताएंगे, अभी जस्ट आ रहे हैं। अभी टीथ खत्म, मैंने बोल दिया टीथ खत्म, इतनी आसानी तुमसे छोड़ दूंगा आप यहाँ लिखे चीजें ना, यहाँ लिखे होते हैं तो काउंटिंग कर लेते हैं साथ में। यहाँ लिखे होते हैं तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा ना, मैं पूरा अभी पढ़ा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट को, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। 1 मिनट। अच्छा, ये रिवीजन कराना है पूरा, ये आगे बढ़े? हाँ करा दो, करा दें एक बार, चलो सुनो जल्दी से। आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो, बक्कल कैविटी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला हमें देखना है माउथ, उसमें आपके बक्कल कैविटी को आप पढ़ रहे हो, मतलब माउथ बक्कल कैविटी सब एक ही है। उसके 2 हिस्से हैं, एक है टीथ और एक है टंग, दोनों के दोनों आप पढ़ोगे आज, ठीक है। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ जो होते हैं उसमें हमने पहले ये राइट में जितनी चीजें वो पढ़ी हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टीथ। अगर कोई आपसे पूछे कि टीथ के फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल यूज होता है, आप कैल्शियम कभी भी नहीं लगाएंगे, आप अपना आंसर लगाएंगे फॉस्फोरस ओनली। अगर दोनों ऑप्शन में तब भी फॉस्फोरस लगाओगे। और अगर कोई आपसे पूछे कि दांतों को मजबूती कौन देता है, रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है, आप बोलोगे कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपसे ये पूछे कि स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे ओडोंटोलॉजी, और जो स्पेशलिस्ट होता है टीथ का आप उसे बोलेंगे डेंटिस्ट, ठीक है। टीथ इज मेड अप ऑफ, अगर कोई पूछे कि टीथ किसका मिलके बना होता है, तो टीथ मिनरल्स, आपको नहीं बोलना कि कैल्शियम और फास्फोरस का मिलके बना होता है, वो मिनरल्स के बारे में आप बता रहे हो। आपको सॉल्ट बोलना है कि टीथ इज मेड अप ऑफ अ सॉल्ट, और उस सॉल्ट का नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टीथ्स होते हैं वो किस में होते हैं, 50, वो भी किस में होते हैं, ओपोजम में होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ यार मुझे नहीं ध्यान है अभी किसमें थे। एलिफेंट के जो टीथ होते हैं वो होते हैं 26, ठीक है। और एलिफेंट में जो भी आप टीथ देख रहे हो ना, वो उसके जो 2 बाहर वाले दांत होते हैं दिखाने वाले, वो होते हैं आपके इंसाइजर्स, वो 2 इंसाइजर्स होते हैं। और जो ऊदबिलाव होता है वॉलरस, वॉलरस के 18 दांत होते हैं, और उनमें से जो वॉलरस के 2 दांत बाहर निकल रहे होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन, यानी कि रदनक, राइट। इसके अलावा हमने ये बात करा कि 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कैनाइन, इंसाइजर्स, मोलर एंड प्रीमोलर्स, राइट। और उन सबके हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, रदनक, कृंतक, चवर्णक और अग्र चवर्णक, राइट। इसके अलावा थीकोडोंट हमें बोला जाता है, क्यों ह्यूमंस को थीकोडोंट बोलते हैं, या वो सारे के सारे मैमल्स, उन सभी को थीकोडोंट बोला जाएगा, क्योंकि दांत उनके मसूड़ों में फंसे हुए हैं, ओके। तो फंसे हुए हैं तो इसलिए उनको बोलते हैं गर्त दंती या फिर थीकोडोंट। और इसी
इसी के साथ साथ बोला जाता है ह्यूमंस को या मैमल्स को डाइफियोडोंट, है ना। तो डाइफियोडोंट का मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है अभी के लिए, बिकॉज बाकी स्पीशीज का हम नहीं स्टडी करते। अब जैसे मान के चलो हाथी है, पता नहीं हाथी में 2 बार दांत आते हैं कि 4 बार दांत आते हैं, इतना नहीं स्टडी करते हम लोग, है ना। हमें बस अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी समझनी है। तो ह्यूमंस की बात करें तो हम डाइफियोडोंट हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो टीथ होते हैं उसके टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स आपको बता दिए कि 2 तरह के, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ का मतलब होता है 20 दांत। ये 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, राइट। और इनको डेसिडुअस टीथ भी बोला जाता है, इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और बाकी जो होते हैं परमानेंट टीथ की अगर आप बात करो तो पूरे ओवरऑल 32 होते हैं परमानेंट होते हैं, जो बाद में आ जाते हैं सारे, राइट। अब अगर हम पार्ट ऑफ टीथ्स की बात करें कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताओगे भाई कि 3 प्रकार के होते हैं। दांत सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन आप उसको क्राउन बोलते हो। क्राउन के बाद जो नीचे है सेक्शन उसको आप नेक बोलते हो। और नेक के बाद जो अंदर फंसा हुआ है जॉ बोन के साथ जो कनेक्टेड है वो आपको रूट बोलोगे आप। रूट के ऊपर ये आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए जो दांतों में जो नर्व्स होती है ना, वो सारी की सारी आपको नर्व्स वेन्स वहीं मिलेंगी, और जिनमें आपको ये सेंसिटिविटी फील होती है ना। तो वो पल्प वाला हिस्सा वो रूट का ही हिस्सा होता है, रूट से ही कनेक्टेड होता है। और सीमेंटम क्या था? सीमेंटम वो एरिया है जहां पे आपका दांत जो है वो आपके गम्स यानी कि मसूड़ों में फंसा हुआ है, उस एरिया को सीमेंटम कहते हैं। फिर हमने ये बात करी कि क्राउन भी 2 तरह का, मतलब 2 पार्ट्स हैं क्राउन के, एक है डेंटाइन और एक है इनामल। डेंटाइन जो होता है वो अमीलोब्लास्ट का बना होता है, और इनामल जो होता है वो आपका ओपोनोब्लास्ट का बना होता है। और कुछ नहीं है, बस कैल्शियम और फास्फोरस के जो अमाउंट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, तो नाम अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे एक जिप्सम होता है और एक जो होता है उसको क्या बोलते हो? पीपी, पीओपी। तो पीओपी और जिप्सम में बस वाटर के मॉलिक्यूल्स के तो फर्क था, और तो कुछ नहीं था। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, इनके केमिकल फॉर्मेशन में डिफरेंस होते हैं। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस नाम याद रख लीजिए। क्लियर? बोलो। यस सर। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी या फिर शाइनिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, किसको बोलोगे? एनिमल। जी, ये दोनों बोला जाता है इनामल को, ये भी आप लिख लें, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल कह लीजिए या शाइनिंग मटेरियल कह लीजिए, वो आपका इनामल ही होता है। बढ़े आगे, बोलो। किरण जी, अब एक बार स्क्रीनशॉट आप और ले लो, ये वाला भेजना ग्रुप में, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, शाइनिंग मटेरियल। अब करें? बस एक बार रुको, पानी पी लो थोड़ा सा यार, बोतल नहीं लाया आज मैं। 10 मिनट। अब ध्यान से देखो आगे। नेक्स्ट, जैसे ये हमारे दांतों का स्ट्रक्चर है, राइट। इसको डिवाइड कर दीजिए बीच से। तो जब आपने इसको बीच से डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं अपर जॉ, और जो नीचे वाला आप देख रहे हो उसे क्या बोलेंगे? लोअर जॉ, ऑफ कोर्स, है ना। तो होता क्या है कि अभी हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ना। तो वो तो चलो ठीक है, एनर्जी रिलीज होना डाइजेशन के दौरान, वो मेटाबॉलिज्म है एक तरह से, और भी बहुत सारी चीजें मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। पढ़ा था मैंने आपको, और फिर मैंने आपको बोला था कि अभी बताता हूँ कि चीजें क्या होती हैं। तो आप देखो जल्दी से, जो कैटाबॉलिज्म था, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और जो एनाबॉलिज्म है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में टीथ जो हैं, दांत जो हैं, वो कौन से फॉर्म ऑफ डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म? देखो,
कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एक तरह से आप कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म को ही कहीं ना कहीं जाता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि बॉडी में जो ये फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ब्रेकडाउन में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और तोड़ने का काम कौन करता है? टीथ्स करते हैं, राइट। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मिलाना, मिक्सिंग करना। और मिक्सिंग का काम कौन करता है? ठीक है, टंग करती है। तो टंग जो है वो एनाबॉलिज्म को कर रही है, और जो टीथ है आपके वो कैटाबॉलिज्म को कर रही है। ये बात ध्यान रखोगे आप? बोलो। और उसके बाद अब आप देखो ना, आपके स्टमक में आया, स्टमक में कौन सा वो ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, मतलब ब्रेकडाउन तो चलो हो रहा है, लेकिन कोई इस प्रोसेस का थोड़ी यूज हो रहा है, कोई पेट में थोड़ी कोई दांत लगे हुए हैं, या इंटेस्टाइन में कोई थोड़े दांत लगे हुए हैं, या कोई जीभ लगी हुई है, नहीं है। तो वहां पे क्या है, वो तो बस ठीक है, इतना हो गया, उसका फिर फर्दर जो ब्रेकडाउन होना है वो तो होना ही है। उसमें फिर एंजाइम्स का मेन रोल आ जाता है और ज्यादा, है ना, एसिड का रोल आ जाता है और ज्यादा, तो वो सब चीजें होती हैं। अब एसिड, अगर गैस्ट्रिक एसिड ना निकले हमारे पेट से, तो जो भी आपने खाना खाया, मान के चलिए वो आपने गंदा खाना खा लिया, बैक्टीरिया वाला, अब बैक्टीरिया भी आपके बॉडी में आ गए, अब पेट के अंदर उन बैक्टीरिया का मारना जरूरी है, तो इसीलिए स्टमक से वो एसिड निकलना जरूरी है, जिसको आप HCl बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, वो फिर बैक्टीरिया को मार देता है, ताकि वो कोई हार्मफुल इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे क्रिएट ना कर सके। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, हमने आपको बोला अभी अभी कि जो हमारी बॉडी में दांत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अब मेरी मजबूरी है, मैं एक बार फिर से लिखूंगा इनको। सबसे पहले नंबर पे कौन से होते थे, बताओ जल्दी से? केनाइन, है ना, केनाइन हो गए। केनाइन के बाद दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे बताओ? इंसाइजर्स। इंसाइजर्स के बाद तीसरे नंबर पे प्री मोलर है, फिर मोलर है। तो स्टार्टिंग से लिखते हैं जैसे वो होते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे इंसाइजर्स। इंसाइजर्स के बाद आपको मिलेंगे केनाइन्स, ठीक है। केनाइन्स के बाद आपको मिलेंगे फिर कौन से? प्री मोलर। पहले प्री मोलर लगेंगे और लास्ट में आपको मिलेंगे मोलर, ठीक है। तो ये आपके एग्जैक्टली ऑर्डर होते हैं आपके दांत के, ओके। तो हम आपको ऊपर वाले जॉ को पढ़ाएंगे, नीचे वाले जॉ को आप नहीं समझोगे, आप बस मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, बस आप समझ जाओगे कि यहाँ 32 दांत गिना दिए मैंने पूरे, ठीक है। शुरू करें? yes, तो हमने क्या करा, अपने अपर वाले जॉ को, ये आपका अपर वाला जॉ है, ऊपर वाला हिस्सा, चलो मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। तो लोअर वाले जॉ को प्लीज मत देखिएगा, आप सिर्फ ऊपर वाले जॉ को देखिएगा। और इसको हमने 2 पार्ट से ब्रेक करा है। तो सबसे आगे वाले आपको दांत दिखते हैं, अगर आप कभी बच्चे में देखो तो सबसे आगे वाले दांत आते हैं, उनको क्या, वो खरगोश के दांत, उनको क्या बोलते हैं? कृंतक या इंसाइजर। तो खरगोश के दांत होते हैं, तो लगाएं खरगोश के दांत। देखो, एक खरगोश का दांत ये आया, और एक खरगोश का दांत यहाँ पे ऐसे आया, तो ये खरगोश के 2 दांत आ गए, ठीक है। तो 2 दांत हो गए खरगोश के। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके इंसाइजर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4। आप इंसाइजर अपने बोलोगे 2, ठीक है। तो इंसाइजर आपके 2 होते हैं। अरे सबर करो, सर 4 नहीं होते। अरे सबर, शबर 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 शबर, ठीक है। शबर का नाम महात्मा गांधी। चलो, तो कितने इंसाइजर बताया मैंने आपको? 2। अभी मैं अपर पार्ट के भी इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ सिर्फ फिलहाल, इधर तो मैंने लगाए नहीं। ऑफ कोर्स इधर तो मिरर इमेज बना देना तो हो ही जाएगा, उसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, अभी वेट करो, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं। तो 2 आपको मिल गए इंसाइजर्स। आगे बढ़ते हैं। इंसाइजर के जस्ट बगल में आपको मिलेंगे कौन से? केनाइन। तो यहाँ पर आपको एक तीखा दांत मिलेगा आपका, ठीक है, ऐसा। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं केनाइन। तो आपकी बॉडी में केनाइन कितने हैं? आप अभी के लिए 1 मानेंगे फिलहाल, केनाइन 1 होते हैं। इसके अलावा हम आगे जब चलेंगे तो हमें मिलेंगे इधर मोलर और प्री मोलर। तो पहले प्री मोलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्री मोलर पहले लगे हैं। तो देखो ध्यान से, प्री मोलर अच्छा कितने होते हैं पता है आपको? सर इस साइड का 2 ही होंगे। रुको, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, परेशान मत हो, ठीक है। प्री मोलर आपके 2 होते हैं। ये जो आपको येलो वाले दिख रहे हैं ना, दीज आर प्री मोलर, ये आपके प्री मोलर हैं 2।
राइट। और प्री मोलर के बाद क्या होगा? यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। और अब आपको मिलेंगे अगले दांत मोलर। और मोलर कितने होते हैं? 3 आपके मोलर होते हैं। लगाते हैं मोलर भी। कैसे लिख रहा हूँ मुझे पता है। भावनाओं को समझो मेरी। भावना जी नहीं है, चलो कोई नहीं। भावना जी को, वो वाली भावना जी को नहीं समझना, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। तो मोलर और ये प्री मोलर, तो इस तरह से हो गया। तो ये टोटल देखो, ये 2, ये 1, ये 2 और फिर ये 3। ये मैंने 8 हिस्से लिखे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपको आगे जाके क्वेश्चन बनता है कि डेंटल फॉर्मूला बताइए दांतों का, एडल्ट्स के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। एडल्ट्स के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट? 2 1 2 3। जी, तो 2 1 2 3। आप समझ में आया कि मैंने क्यों लिखे थे ये? और 2 1 2 3 में क्या क्या मैं उसको भी लिख रहा हूँ। देखो 2 जो है आपके सबसे पहले वाले, उनको क्या नाम दिया हमने? बोलो। चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। हाँ, ये है आपके इनसाइजर्स, आई। और उसके बगल में क्या दिखा एक आपको? कैनाइन। उसके बगल में क्या दिखा आपको? प्रीमोलर। उसके बगल में आपको क्या दिखा? मोलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है उसमें 8 दांत आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए मैंने ये 8 बनाए थे। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके डेंटल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंसाइजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 आपके मोलर हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अपर जॉ में कितने होते हैं, तो अपर जॉ में करने के लिए आप ये बोल देना कि 16 होते हैं। तो अपर जॉ में तो पूरे 16 हो गए ना, ये पूरे इतने 16, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर देखो अपर जॉ, ठीक है, तो अपर जॉ में कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे। कैनाइन कितने हो जाएंगे? पूरे 2 हो जाएंगे। प्री मोलर कितने हो जाएंगे? 4। और ये कितने हो जाएंगे? मोलर 6। तो इस तरह से देखो, ये पूरे अगर आप गिनोगे तो आपको कितने दांत मिल जाएंगे? 16। तो 16 होते हैं आपके ऊपर अपर वाले जॉ में सब मिला के, और ऐसे ही 16 आपको मिलेंगे आइडेंटिकल पूरे नीचे, अगर कुछ दांतों में कुछ हुआ नहीं है तो, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के दांत एक्स्ट्रा निकल रहे होते हैं, वो जड़ में से, रूट में से, वो सब चीजें उनको हम नहीं मिला रहे। ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि 32 दांतें ही होती हैं, दांतें नहीं मतलब दांत, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक दांत होता है, उसे कहते हैं बुद्धि का दांत। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी बुद्धि नहीं आती, ऐसा बोला जाता है। वेस्टिजियल टीथ। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। तो विजडम जो टूथ है, या सॉरी विजडम जो टीथ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कहां पर आपको मिलेगा? पहले तो ये बताओ विजडम टीथ होता कौन सा है? प्रीमोलर, कैनाइन या फिर इंसाइजर? इन तीनों में से एक होता है। अब जल्दी से बताओ वो कौन सा होता है? तो मोलर होता है। मोलर होता है सर, मोलर होता सबसे लास्ट में। यस सर। तो याद रखिए, जो आपका सबसे थर्ड मोलर होता है उसे हम बोलते हैं बुद्धि का दांत, यानी कि ये वाला, ये है आपका बुद्धि का दांत। इसी को आप लोग सारे जीव लगा के देख लें कितना डेवलप हुआ है ये। तो अगर ये कम डेवलप है तो अब आप समझ लें, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप सभी समझदार हैं। और अगर ये अच्छा वाला डेवलप हो गया है तो मतलब बहुत बढ़िया है ना, मजे करो जी। यहाँ निकलवा भी दिया, यहाँ निकलवा भी दिया। अरे राम तो गलत कर दिया आपने। तो टेढ़ा आया, बिल्कुल टेढ़ा, बिल्कुल सारा सर आता ही नहीं किसी का तो। टेढ़ा आया बिल्कुल, और वो परेशान कर था, निकाल ही दिया। हम क्या ही बोलूं फिर, आपने मेरा मुंह बंद करा दिया किसी का आया ही नहीं तो क्या बोलूं मैं ये तो ऐसा भी नहीं बोल सकता कि जाके लगवा लेना डेंटिस्ट से। चलो, तो जो आखिरी वाला मोलर होता है ना, उसको आप ध्यान रखिए कि आखिरी वाला जो मोलर है उसको हम बोलते हैं बुद्धि का दांत, यानी कि विजडम टूथ। इसी से डिफाइन करा जाता है कि कोई पर्सन कितना ज्यादा मैच्योर हुआ है, कितना ज्यादा नहीं हुआ है, बुद्धि उसकी कब तक आई है, वो चीजें। और ऐसा कहा जाता है कि जो थर्ड मोलर होता है ना, ये बेसिकली कब से कब तक आता है? तो ऐसा कहा जाता है कि 17 से 27 साल के बीच में ये आ जाता है, ठीक है। 17 से 27 साल के बीच सबसे आखिरी में कोई अगर आपकी बॉडी, मतलब आपके जॉज में अगर कोई दांत आता है तो वो कौन सा होता है? दैट इज विजडम टीथ। याद रखिएगा, सबसे आखिरी में यही डेवलप होता है, और यही इसीलिए बोला गया है कि ऑन एन एवरेज 17 से 27 साल के बीच में ही आ जाता है। किसी का 15 साल में आ जाएगा। 27 साल तक पूरा निकल आता है।
जी No. पूरा मतलब जितना जितना होना होता आ जाता है। अरे आप तो 27 साल के ऊपर हो, आपका आ गया होगा अब तक, है ना? चलो, तो 17 से 27 साल के बीच में ये आ जाता है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, विजडम टीथ इसको बोलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बात करें बच्चों के डेंटल फॉर्मूला की, है ना, तो बच्चों में कौन से दांत होते हैं, जो भी मैंने आपको बोला था टेम्परेरी टीथ। तो टेम्परेरी जो टीथ है जिनको आप डेसिडुअस टीथ भी कह रहे थे, तो उनकी बात हम करें तो बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, ये बताइए। पता आपको? चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो ऊपर वाला दांत बना दूं चलेगा? मोलर नहीं होते, मोलर। यस सर। ऊपर में समझ जाना, ठीक है? इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ बीच से। चलो सुंदर है तो बना ही देता हूँ दांत है भाई। देखो तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख रहे हो खरगोश वाले दांत, वो तो जरूर आएंगे, खरगोश वाले दांत जरूर आएंगे, यानी कि इंसाइजर तो दोनों आएंगे, तो ये तो दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है? अब इंसाइजर के बाद पता है क्या होगा? कैनाइन कितने होंगे पता है? कैनाइन तो एक ही होगा ऑफ कोर्स, तो कैनाइन भी आएगा इनका जरूर, तो एक कैनाइन आ गया भाई, देखो इनका। अब कैनाइन के बाद क्या होंगे? प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने होते हैं? चलो मैं यहाँ पे ना एक चीज लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, पहले यहाँ लिख रहा हूँ, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, आई इंसाइजर के बाद कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो इंसाइजर हो कितने होंगे? 2 होंगे, तो आप देख ही रहो कि 2 हैं। तो 2 हो गए। अच्छा कैनाइन कितने थे? इंसाइजर 2 हो गए, कैनाइन कितने थे? 1। अच्छा प्रीमोलर कितने होते हैं? 1 या 2? प्रीमोलर 1 भी नहीं होता, 0। यानी कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होंगे? ऑफ कोर्स प्रीमोलर नहीं होते, यानी कि ये वाले दांत उनके गायब होते हैं, समझ में आया? और इसके अलावा मोलर भी कितने होते हैं? 2। मोलर 2 होते हैं, 3 होते हैं ना यूजुअली, लेकिन मोलर इनके 2 होते हैं, तो इनका डेंटल फॉर्मूला बनता है 2102, ठीक है? जो आपका बनता था वो 2123 था, लेकिन जो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2102 बनता है, मतलब प्री मोलर भी दोनों होते ही नहीं है, और जो आपके मोलर है वो एक कम होता है, बुद्धि वाला दांत। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने वो 17 से 27 साल के बीच में आएगा। समझ में आ गया? जितना आना होता है उतने में आ जाता है, समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत मिसिंग होता है, आप क्या बताओगे? प्रीमोलर। प्रीमोलर बोलना, मोलर मत बोल देना गलती से भी। वो तब ऑप्शन आएगा कि 2 प्रीमोलर्स प्लस 1 मोलर, ऐसा कुछ करके ऑप्शन है, तब लगाना। वरना देखो मोलर है तो भले एक कम है तो क्या हो गया, लेकिन मोलर है ना उनके पास, प्रीमोलर एक भी नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसको देखो, दांत बना रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चों का, तो यहाँ पर 2 तो गायब हो गए, तो हटा दो इनको, चल क्यों नहीं रहा ये? एक दांत इनको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, और एक मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है? 2 मिल गए। एक कौन कौन से मिसिंग है? 2 तो आगे वाले, एक यहाँ मिसिंग, एक यहाँ मिसिंग, और एक ये लास्ट वाला बुद्धि वाला दांत मिसिंग, तो 3 दांत मिसिंग है इधर। तो आप देखो बच्चों में कितने दांत हैं? 2, 1, 3 और 2 5, तो 5 दांत इधर, 5 दांत इधर, 5 दांत इधर, 5 दांत इधर। दैट इज व्हाई आई सेड कि कितने होते हैं? 20. और ये 20 के 20 दांत जो हैं वो टूट सकते हैं, याद रखें, कोई भी कभी भी टूट सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के 5 टूटे या किसी के 10 टूटे। वो डिपेंड करता है कि उनकी डाइटिंग वगैरह कैसी है, मतलब कैसा आप डाइट उनको खिला रहे हो। लेकिन ये 20 में से कोई भी दांत टूट सकता है कभी भी। लेकिन ये जो दांत आएंगे बाद में, यानी कि प्रीमोलर कभी भी नहीं टूटते, याद रखिए। एक बार आएंगे लाइफ में और एक ही बार बने रहेंगे। ऐसे ही थर्ड मोलर जो आप देख रहे हो वो भी एक बार आएगा और बना रहेगा जब तक आपके टूट ना जाए दांत, ठीक है? तो जो दांत कभी नहीं टूटते वो आपके कौन से होते हैं? सिर्फ प्रीमोलर प्लस लास्ट वाला, यानी कि थर्ड मोलर, याद रहेगा? बोलो। हाँ, तो ये ध्यान रखना भैया, प्रीमोलर कभी नहीं टूटते, क्योंकि होते ही नहीं तो टूटेंगे क्या बच्चों में? तो है ना। और जब ये हो जाएंगे एडल्ट्स में तो एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे वापस, ध्यान रखो। तो जो 20 दूध के दांत होते हैं उनमें आपके कैनाइन हैं, इंसाइजर्स हैं और 2 मोलर हैं। ओके, मेरा इंसिजर बचा हुआ अभी तक। क्या बात है,
पार्टी इसी बात पे। सच में बचा हुआ था, टूटा ही नहीं है वो। क्या आपने मैडम कभी मार्क चम्मच लगा तोड़ी है के मुंह याद से? रखते थे क्या? सच में टूटा किरण जी, नहीं। हाँ जी। आपने कभी चम्मच तोड़ी है मुंह से? चम्मच नहीं सर, कभी ट्राई करें? नहीं। ये लोगे टूट जाएगा। खिलाड़ी। चलिए फोटो खींचिए, गाना याद है तो खींच मेरी फोटो। हो गया सर। जल्दी ले लो तो यार, हमें लगता है 1 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। हो गया सर, चलो आगे बढ़ते हैं। रब करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेंटल फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा सभी का, है ना? हाँ जी। अब आप देखो, कुछ नाम पूछे जाते हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे ये नाम। एक का नाम है होमोडोंट, ठीक है। एक को बोलते हैं एरोडोंट, राइट। एक को बोला जाता है प्लूरोडोंट। सब नाम है आपके, जैसे डाइफियोडोंट, थिकोडोंट, एरोडोंट, है ना? पोलीफियोडोंट, इस तरह से रहता है। पोलीफियोडोंट, PHYO, पोलीफियोडोंट, ये सब आप नाम याद रखें, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मछलियां होती है, मछलियां ये है क्या? हैं? क्या जी? तो ये होमोडोंट है, ये क्या है? आ तो रहा हूँ भी, बता तो रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए यार। आप लोग तो एकदम गोली लेके खड़े रहते हो तोप के सामने, बंदा देखा नहीं, तुरंत तोप चला दी। हाँ, होमोडोंट, होमो वर्ड यूज करते हैं सेम के लिए, है ना, जो एक जैसे हो। तो ऐसे देखो, हम जो हैं ह्यूमंस, हमारे पास सेम दांत नहीं है, हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके के दांत हैं। लेकिन इस दुनिया में हर एक स्पीशीज के पास यही 4 दांत हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनके पास एक तरह के दांत होते हैं, मतलब सारे दांत एक जैसे होंगे, तो उनको बोलते हैं होमोडोंट। एग्जाम्पल के तौर पे, जितने आपके रेप्टाइल्स होंगे, राइट, और रेप्टाइल्स के अलावा जितने आपके एम्फीबियंस होंगे, वो सारे के सारे कैसे होते हैं पता आपको? वो होमोडोंट होते हैं, यानी कि इनके दांत सब एक जैसे होते हैं। छिपकली देखी कभी? छिपी हुई कली, जो छिपी हुई कली है, कभी उसको बोलना कि रुको 1 मिनट, तुम्हारे दांत देखने हैं। सर वो तो ऐसे निकल जाती है अपना खाना। ऐसे निकल जाती है अपना खाना? छिपकली के दांत नहीं देखे आप लोगों ने? नहीं। चलो कोई बात नहीं, और आगे है। उसको देखा है क्रोकोडाइल को? नो उसके दांत सर। देखे हैं? चलो ठीक, चलो उसके तो देखें कम से कम। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं उसके सारे दांत एक जैसे होंगे। अगर उभरे हुए हैं ना तो भी वो वैसे ही, अब उनकी शेप है। बस आप ये ध्यान रख लें कि कुछ शेप ऐसे हैं नुकीले, कुछ जो है छोटे छोटे हैं। लेकिन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जितने होते हैं लगभग लगभग कैसे होंगे? बोलो, होमोडोंट होंगे। और हम कौन है? हम हेट्रोडोंट हैं, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के दांत आते हैं। और स्पेशली कुछ जो फिशेस होती हैं, फिशेस में भी कुछ ही फिशेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपके होमोडोंट होते हैं। वैसे जो फिशेस होती है ना, वो आती है पॉलीफियोडोंट में। पॉलीफियोडोंट का मतलब बार बार दांत आएंगे उनके टूटने के बाद, बार बार आते रहते हैं। तो फिशेस को रखा गया है किस कैटेगरी में? पॉलीफियोडोंट। हम क्या है? हम है डाइफियोडोंट, सिर्फ 2 बार आएंगे दांत जिंदगी में। लेकिन जो पॉलीफियोडोंट होते हैं उनका फिशेस मतलब वो बार बार आता है। इसके अलावा, अच्छा आपने लिजर्ड की बात करी, तो लिजर्ड्स जो होती हैं, लिजर्ड के अलावा आपने सुना होगा सेलेमेंडर, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं इनको बोला जाता है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट का मतलब ये है कि इनके जो दांत आप देखते हो ना, अब इनके दांत जो हैं ये अल्टीमेटली इवोल्यूशन के दौरान कन्वर्ट हो चुके हैं इनकी बड़ी जीभ में, उन्हें बोला जाता है प्लूरोडोंट। समझ में आया? जैसे पहले सांप के पैर होते थे लेकिन उसको रेंगना अच्छा लगता था, इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि देखो गायब हो गए पैर। उस दिन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था सेल्फी वाला, है ना? तो भगवान करे एवोल्यूशन ना हो आप लोगों के साथ जो सेल्फी लेते हैं। तो लिजर्ड और सैलमेंडर की जीभ बहुत होती है बड़ी, तो वो कुछ और नहीं है, वो उनके मतलब हो चुका है उनका एवोल्यूशन, तो उसके बाद दांत ही उसकी जीभ बन चुके हैं। समझ में आया? धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया। तो इसमें रखा जाता है लिजर्ड और सैलमेंडर को।
और एक जो आप देख रहे हो एरोडोंट, एरोडोंट क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग के अलावा आप शार्क ले लो, ठीक है, शार्क एक फिश है, याद रखो, ठीक है, ये हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनके दांत जबड़ों में धसे हुए होते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा ये क्या बोल दिया मैं। देखो हम जो होते हैं हेट्रोडोंट्स, हमारे अंदर गम्स पाए जाते हैं, गम्स में ही सीमेंटम होता है और उसी में आपके दांत गड़े हुए हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनके दांत जो होते हैं ना वो जबड़े की हड्डी से जुड़े होते हैं, राइट, सीधा सीधा जबड़े की हड्डी से जुड़े होंगे, मतलब गम्स इनमें होते ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जो दांत होते हैं वो सीधा सीधा उनकी जॉ बोन से लगे होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनको बोला जाता है एरोडोंट। ठीक है, आप बस याद कर लीजिए, इतना बहुत है। अगर कभी एग्जांपल आ जाए तो लिख लेना, ज्यादा पीएचडी क्या करनी करके, हाँ। और एक और देख लो, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब ह्यूमंस, ठीक है, मैमल्स बेसिकली इसमें आ जाते हैं, हेट्रोडोंट्स में मैमल्स आ जाते हैं लगभग, ठीक है, मैमल्स कह लो, ह्यूमंस कह लो, सब इसी में आ जाए। समझ में आया आपकी मैं क्या बता रहा था? सुनो एक बार, होमोडोंट का मतलब जिनमें लाइफ टाइम जो दांत होते हैं वो एक ही तरह के होंगे, वो रेप्टाइल्स होते हैं, वो आपके एम्फिबियंस होते हैं, और इनमें भी मतलब कुछ है। अब जैसे ये देखो लिजर्ड, लिजर्ड क्या है, लिजर्ड एक तरह का रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी इस लिजर्ड में रेप्टाइल्स का भी कुछ एक्सेप्शन है, तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसको हमने डाल दिया प्लूरोडोंट में, क्योंकि इनकी जो जीभ होती है वो बहुत लंबी होती है और वो उनके दांतों का ही एक कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। इनके दांत जो थे ना वो ये यूज कम करते थे, इन्होंने अपनी जीभ लंबी यूज करना शुरू कर दिया, तो इवोल्यूशन के साथ साथ इनके दांत खत्म हो गए, उनकी जीभ बड़ी हो गई। सेलेमेंडर के साथ भी सेम चीज थी, लिजर्ड के साथ भी सेम चीज थी, है ना, दांत खत्म हो गए धीरे धीरे। फ्रॉग के, शार्क की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है ये आपके एरोडोंट है। एरोडोंट का मतलब दांत जो है वो गम्स में ना फंस के ये सीधा सीधा जॉ बोन में फंसे होंगे। क्लियर? यस सर, यस सर। जी, बाकी मैंने आपको बोल दिया कि ह्यूमंस का दूसरा नाम क्या है, थीकोडोंट या फिर डाइफ्यूडोंट, दोनों, ठीक है। तो चलिए लगभग 11:30 हो रहे हैं, आपके जो टीथ है वो आपके खत्म हुए, हालांकि कुछ डेंटल फॉर्मूला और होते हैं। अरे सर फिर बर्ड्स में क्यों नहीं होते टीथ? इसमें मैम, सर बर्ड्स में, बर्ड्स में दांत होते हैं, फोर्स होते हैं, कुछ में होते हैं। अब जैसे क्रो है, अब क्रो के जो दांत है वो दांत नहीं है, क्रो के दांत जो है उनकी चोंच में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना, मतलब सॉरी दांत कह रहा हूँ, लिप्स, क्रो के जो लिप्स होते हैं वो उनकी चोंच में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो स्पैरो होती है, ये सब जो चिड़िया होती है, उनके जो लिप्स है ना वो उनकी चोंच में कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी जो उनमें दांत होते हैं वो आप एक बार देखना पड़ेगा कि बर्ड्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है, होंगे कुछ ना कुछ, है ना, देखना पड़ेगा मैम एक बार। हालांकि बर्ड्स में दांत आई गेस नहीं होते हैं मेरे ख्याल, क्या होते हैं? सर नहीं होते। बर्ड्स में दांत नहीं होते जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बर्ड्स में जो बीक है ना, उनकी चोंच है, वो उनके लिप्स का ही इवोल्यूशन हुआ हुआ है, उनमें होठ नहीं होते, उनकी होठ बन गई चोंच, ठीक है। ऐसे बर्ड्स में जहां तक दांत नहीं होते। और कुछ किसी का डाउट है? हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब विषम दंती, विषम दंती, जिनमें दांत जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे ह्यूमंस, कोई इंसाइजर है, कोई कैनाइन है, कोई प्रीमोलर है, कोई मोलर है, ओके। और कोई डाउट किसी को? डेंटल फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया डेंटल फॉर्मूला? और याद कर लेना प्लीज, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन आए छोड़ के मत आना। हालांकि अभी तो सिर्फ आप मुंह पे पहुंचे हो और मुंह में भी सिर्फ आपने दांत कंप्लीट करे, जीभ तो अभी रह गई। अब कोई आपसे पूछेगा कि जीभ का कौन सा हिस्सा जो स्वीट का अनुभव कराता है, मीठे का, कौन है जो खट्टे का अनुभव कराता है, कौन है जो बिटर का कराता है ना, ये सब चीजें एक होती हैं, उनको बोलते हैं पैपिली, पैपिली क्या होती हैं, है ना, या फिर जो टेस्ट बड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टंग पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे शुरू करेंगे सभी। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, वो मैं कल कंप्लीट आपको कराऊंगा हर हालत में, देखते हैं वो क्या होता है फिलहाल। ओके, एनी डाउट्स? Okay, so should I end the meeting? Yes, sir. Okay, tata, bye bye. Good night, sir. Good night. Good night sir. Bye bye. Thank you sir. Good night sir. Okay. किरण जी स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा ये वाला भी। जी सर, मेरी वही गिनती के हो 15-20 वही पढ़ते हो बस। हाँ बोलो बोलो। सर इसकी हेडलाइन बता दो, मतलब जैसे बता दें? टेक्स्ट होते हैं ना, इसकी हेडलाइन क्या होगी? हेडलाइन
मतलब सर जैसे टाइप्स ऑफ टीथ लिखते हैं हम, क्या अंडर हम सारी चीजें लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं मतलब? टाइप्स ऑफ टीथ में आप लिखते हो टेम्परेरी और परमानेंट, फिर हाँ टेम्परेरी सर। और परमानेंट में आप उन तो चारों को सर पढ़ते हो। हाँ, तो सर इसकी मतलब वो क्या ये जो चार हैं हाँ इनको आप लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ टीथ्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन करा गया ये वो है, यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें दांत हमेशा सेम होते हैं तो वो जो है होमोडोंट है, कुछ में अलग हैं तो वो हेट्रोडोंट हैं, कुछ में जो है बार बार आते हैं दांत गिरने के बाद तो वो पॉलीफियोडोंट हैं, है ना। हम डाइफियोडोंट हैं क्योंकि हमारे 2 बार आते हैं, पहले हम डाइफियोडोंट भी हैं, हम हेट्रोडोंट भी हैं, हम थीकोडोंट भी हैं क्योंकि हमारे जो हैं दांत वो हमारे मसूड़ों में फंसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिनके मसूड़ों में नहीं फंसे होते हैं उनको हम बोलेंगे कि जॉ बोन में फंसे हैं, और जॉ बोन में फंसे होने के कारण क्या बोल दोगे आप उनको, बोलो कि वो हैं एरोडोंट। जैसे फ्रॉग और शार्क इनके दांत एरोडोंट होते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि सीधा दांत की हड्डी से वो दांत निकले हुए हैं ताकि वो ज्यादा, अब आप देखो शार्क किसी को अपने मुंह में डाल ले, बस यमराज से मिलन तो कंफर्म है, मतलब हो ही गया फिर समझ लो, तो वो क्यों है ऐसा। लेकिन आप अगर डाल लो किसी भयंकर चीज को अपने मुंह में तो आपके दांत टूट सकते हैं, शार्क के साथ ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि वो सीधा हड्डियों से जुड़े हुए हैं, आपके क्या है गम्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो पता लगा गम्स टूटा तो दांत भी निकल आया बाहर, तो वो सब चीजें, ठीक है। ओके ओके सर। सर हाँ जी, सर ये टाइप ऑफ टीथ कराया था ना, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ, जी जी जी। इसके बाद आपने वो क्राउन वाला जो पार्ट बताया था वो थोड़ा सा प्लीज मेरा छूट गया। सर भेज दिया है। ये क्राउन, ये सर ये देखिए थोड़ा क्राउन जो होता है, सुनिए आपके दांत जो बाहर निकला हुआ है ना उसको आप क्राउन बोलोगे, वो दांत का क्राउन वाला हिस्सा है, राइट, वो ये 1/3 होता है, ठीक है। पूरे दांत के 3 पार्ट है ना, पहले तो म्यूट करिए सारे जी। तो जो आपके दांत हैं, दांत में जो आपका पूरा दांत होगा उसके 3 पार्ट माने गए हैं, तो इसीलिए हमने क्राउन को बोला कि ये 1/3 होता है, और ये 1/3 आपका बाहर निकला होता है, बाकी 2/3 आप, यानी कि नेक आपकी अंदर होती है, ठीक है, रूट भी आपका अंदर होता है। तो अगर ये दोनों अंदर होते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये 2/3 है, तो 2/3 पार्ट आपका अंदर है, 1/3 पार्ट आपका बाहर है, क्राउन वाला। अब उस क्राउन में अगर आप देखोगे तो जो सफेद वाला पोर्शन आपको बाहर दिख रहा है ना, वो बना हुआ है डेंटाइन का। किसका बना है? डेंटाइन। और डेंटाइन का बना तो हुआ है, ठीक है, लेकिन वो चमकता क्यों है? क्योंकि उस डेंटाइन के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं इनामल की लेयर, और वो इनामल की लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? बोलिए कौन सा ब्लास्ट है? अरे अभी पढ़ाया, अमीलोब्लास्ट। तो अमीलोब्लास्ट का बना होता है इनामल, बस वही, और कुछ नहीं है। ओके ठीक है, चलिए ओके, तो एंड करते हैं मीटिंग, बाय बाय। कल आपकी क्लास मेरी नहीं होगी, कल मैम की क्लास होगी, तो अब एक दिन हम रेस्ट करेंगे। ओके सर। 5 बजे ले लेना आप। 5 बजे? 5 बजे 5 मैम बजे ले क्लास किसकी है? प्रोफेसर कल क्या? देखेंगे, ठीक है, देख लेंगे जी, डोंट वरी। वैसे हमने एक दिन अपने लिए रखा हुआ है फ्राइडे में कि हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे फ्राइडे अपने लिए आराम, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आराम करो, उसने बोल दिया डॉक्टर ने 10 दिन के लिए आराम करो, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई क्लास नहीं होगी तो बर्बाद हो जाएंगे सब, सबसे ज्यादा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा बोर होते होते। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।